वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी फिर से आपका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी और आप बेहतर तरीके से ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हमने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, कवर हो गया है और साथ ही साथ वन शूट वीडियोज़ भी मिलना स्टार्ट हो गई हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज यहाँ पर यूनिट सेकंड का वन शूट लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो बीजेटी के बारे में पढ़ेंगे, जेएफईटी के बारे में पढ़ेंगे और मोस्फेट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस यूनिट को हमने टॉपिक वाइज भी कवर अप किया हुआ है, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट सेकंड की। अगर आपको किसी टॉपिक में समस्या आती है और आप उसको अच्छे से बेहतर तरीके से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक को वहां से वीडियो से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ सारे पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं। वहां पर कोई भी समस्या नोट्स से रिलेटेड आपको नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिट सेकंड में जो तीनों टाइप के ट्रांजिस्टर्स आपको पढ़ने हैं, बीजेटी, जेएफईटी और मॉसफेट, उनके सब के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस ना करके हम एक ओवरव्यू यहाँ पर लेंगे, यानी कि आपका पूरा यूनिट रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे। जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक वीडियो आपको अभी मिला होगा कुछ दिन पहले जिसमें हमने पीएन जंक्शन की वाइसिंग के बारे में बात की है। तो पीएन जंक्शन की जो वाइसिंग है उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो का आपके इस ट्रांजिस्टर सब जो यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है, क्योंकि वहां पर जब आप ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे बीजेटी, जेएफईटी या मॉसफेट इस वीडियो में, तो जो वर्किंग है उसको समझने के लिए, उसमें एक समझ बनाए रखने के लिए आपको पीएन जंक्शन की बायसिंग में मैंने आपको बताया पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, वहां पर डिप्लीशन रीजन कैसे बनती है, वेरियर पोटेंशियल क्या होता है, कैसे आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, कैसे पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग में काम करता है और कैसे आपका डायोड कंडक्ट करता है। तो वो सारी चीजें मैंने वहां पर डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस की है। वो वीडियो आपकी मास्टर वीडियो है यूनिट फर्स्ट और सेकंड को समझने के लिए। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। मेरी राय ये है आप उस वीडियो को देखने के बाद यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में आपका कॉन्फिडेंस 20% मैं गारंटी ले रहा हूं बढ़ जाएगा। पूरी यूनिट आपकी अंडरस्टैंड हो जाएगी वहीं से दोनों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम जो यूनिट सेकंड अब अपना स्टार्ट कर रहे हैं वन शूट की फॉर्म में, उसमें हम तीनों टाइप के जो ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट की हेल्प करना चाहते हैं या जो आपके रिलेटिव्स हैं उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी बच्चे लाभ उठा सकें और अपनी जो तैयारी है उसको एक बेहतर मार्क दे सकें और स्ट्रांग बना सकें। तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमें पूरी यूनिट को कवर करना है। तो सबसे पहले आप समझेंगे यहां पर, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं तो ट्रांजिस्टर होता क्या है पहले हम उसको जानेंगे। ए ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एम्पलीफाई द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सच एज रेडियो एंड टेलीविजन। हमें पता है ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है जो एम्पलीफाई करने का काम करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, जैसे रेडियो में या टेलीविजन सिग्नल को। बिफोर द ट्रांजिस्टर्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड टू एम्पलीफाई द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, बट नाउ ए डे vacuum tubes are replaced by the transistor because of its various advantages over the vacuum tube। इसकी advantages vacuum tube से related होकर किस तरीके से हैं वो मैंने एक वीडियो में जब यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी वहां पर बेहतर तरीके से वैक्यूम ट्यूब का कंपैरिजन ट्रांजिस्टर से किया था। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एडवांटेजेस हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर की। तो सिंपल वे में अगर हम कहें तो ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस, और वो भी किस तरीके की, सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एम्पलीफाई और स्विच द फ्लो ऑफ द करंट। एम्पलीफाई तो मैंने यहां पर बताया था, लेकिन ये जो स्विच है ये क्या है इसको भी समझेंगे। जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे बच्चों तो ट्रांजिस्टर की हम वाइसिंग पढ़ेंगे, किस तरीके से हम उसको वाइस्ड करते हैं। जो वाइसिंग पीएन जंक्शन आप वहां पर करेंगे तो उससे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड यहां पर निकल कर आते हैं, जिसमें एक एम्पलीफायर होता है और एक स्विच होता है। यानी कि आप ट्रांजिस्टर को एज एन
ऑन एंड ऑफ की तरह भी यूज कर सकते हैं, और ये एक स्विच का काम ऑन और ऑफ ही करना होता है, तो इसलिए यहां पर बोला गया है स्विच। ठीक है, क्लियर। चलिए, ट्रांजिस्टर के बारे में आपको समझ में आया। आगे और बात कर लेते हैं। ए ट्रांजिस्टर दैट इज मेड अप ऑफ वन p type and two n type semiconductor layer is known as the npn transistor, whereas the transistor that is made up of one n type and two p type semiconductor layers is known as the pnp transistor। मतलब चूंकि आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो आप एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं जिसमें आपके 2 पी रहेंगे और एक एन रहेगा, और वहीं पर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलें तो आपके 2 एन टाइप मटेरियल रहेंगे और एक पी टाइप मटेरियल रहेगा। ये आपका टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। यहां पर तो 3 टर्मिनल डिवाइस है, इसमें एक आपका एमिटर होता है, एक आपका कलेक्टर होता है और एक आपका बेस होता है। मिडिल वाला जो पार्ट है दैट्स कॉल्ड द बेस, और लेफ्ट साइड एमिटर, राइट साइड कलेक्टर। फिर ऐसे ही आपका अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो एमिटर और कलेक्टर दोनों आपके पी रहेंगे, और बेस क्योंकि बीच में है वो सेपरेट करेगा इन दोनों मटेरियल्स को, एन टाइप, दैट्स कॉल्ड द बेस टर्मिनल। वहीं पर अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो 2 एन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये 2 एन रहेंगे यहाँ पर, और बीच में बेस में रहेगा आपका पी, जो दोनों एन टाइप के मटेरियल्स को सेपरेट करेगा, और वो बेस टर्मिनल आपका कहलाएगा। ठीक है, अगर आप डायोड की फॉर्म में बात करें, हमें पता है पीएन जंक्शन का सिंबल डायोड जो होता है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है। चूंकि यहाँ पर पीएन जंक्शन बन रहा है ये वाला, तो डायोड ऐसे लगेगा, और चूंकि ये एनपी ट्रांजिस्टर एनपी जंक्शन इस तरीके से बन रहा है, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब इसके सिंबल को देखते हैं। तो ये जो एरो है बच्चों, ये एमिटर का एरो जो है, ये एक में बाहर की तरफ होता है और एक में अंदर की तरफ जाता है। तो वो किस तरीके से जाता है वो बेहतर तरीके से आप यहां से समझ सकते हैं। जब आपने यहां पर बेटा इस जंक्शन के लिए, पीएन जंक्शन के लिए डायोड का सिंबल बनाया, फिर इस एनपी जंक्शन के लिए डायोड का सिंबल बनाया, तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर, चूंकि डायोड में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इसमें इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, और इधर में यानी कि इधर वाला जो डायोड है इसमें इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो दोनों डायोड की वजह से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये एरो इसलिए यहां पर इस तरीके से आप देखेंगे, सॉरी पीएनपी है ना, तो इसमें आपका एरो अंदर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, ये यहां पर बना हुआ है। ये डायोड आपका एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। दोनों की डायरेक्शन जो है करंट की वो अंदर की तरफ है, यानी कि बेस में को डायोड करंट आपकी जा रही है दोनों तरफ से, तो दैट मीन्स ये एरो जो है वो अंदर की तरफ है। वहीं पर इधर एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर आप बात करें और यहां पर डायोड आप बनाएं, तो ये एनपी जंक्शन बना हुआ है, यानी कि एनपी डायोड का सिंबल आप इस तरीके से ये बना देंगे। इधर आप पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरीके से बनाएंगे। तो यहां पर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, यहां पर जो करंट का फ्लो हो रहा है ये ऐसे हो रहा है, तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर की तरफ सिंबल अगर में एरो आपका लगा हुआ है तो वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर पहले भी देखा होगा तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने इसी तरीके से वहां पर भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एरो कहां पर बाहर की तरफ लगा होता है, कहां पर अंदर की तरफ लगा होता है। तो मुझे नहीं लगता यहां पर कोई समस्या आपको आने वाली है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात आगे कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की, ट्रांजिस्टर के। तो ट्रांजिस्टर की एडवांटेजेस में सबसे पहले है लो पावर कंजम्पशन होता है, लो कॉस्ट होता है, स्मॉल इन साइज होता है, हायर एफिशिएंसी होती है, लो वोल्टेज नीड रहती है टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए लो वोल्टेज की हमें जरूरत होती है, हाई फिजिकल रेजिडनेस देन वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में अगर हम फिजिकली देखें तो इट विल बी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, प्रोड्यूस फार लेस हीट देन द वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में कम हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर्स आर लाइटर देन द वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में इनका साइज लाइट होता है, स्मॉल होता है, कॉस्ट भी कम पड़ती है, हायर एफिशिएंसी होती है और लो पावर कंजम्पशन होता है, जिस वजह से ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम जो ट्यूब हम यूज करते थे पहले टू एम्पलीफाई द सिग्नल, उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थी ट्रांजिस्टर्स की, जिसकी वजह से अब जो करंट में आपका ट्रांजिस्टर यूज होता है टू एम्पलीफाई द सिग्नल कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, चलिए अब
टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक बीजेटी और एक एफईटी। बीजेटी स्टैंड्स फॉर, मतलब इसको हम किस तरीके से बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एफईटी को आप बोलेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और यहां पर आप बोलेंगे इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये बीजेटी हो गया और एफईटी, दो टाइप हो गए। बीजेटी भी दो तरीके के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। एफईटी दो तरीके के होते हैं, एक जेएफईटी यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक मोसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जेएफईटी डिप्लीशन टाइप होता है, जिसमें आपके पी टाइप और एन टाइप दो चैनल होते हैं। मोसफेट आपका डिप्लीशन एज वेल एज एनहेंसमेंट टाइप आपको देखने को मिलेगा, और ये दोनों फर्दर दो टाइप के होते हैं, एन चैनल पी चैनल, और एनहेंस ऑल्सो एन चैनल पी चैनल। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हो जाते हैं, जिनको हमें वन बाय वन करके डिस्कस करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर आपको क्लियर हुए। अब बात कर लेते हैं हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, जो कि हमें पहला टाइप ट्रांजिस्टर का मिलता है, आपके सिलेबस में है बीजेटी, ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं। ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और बीजेटी इज ए थ्री टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि ट्रांजिस्टर है तो इसलिए ये थ्री टर्मिनल डिवाइस ही रहेगा, दैट एम्पलीफाई द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को एम्पलीफाई करता है, साथ ही साथ मैंने बताया था स्विचिंग का भी काम करता है, यानी कि ऑन ऑफ की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इट इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। जब आप एफईटी या जेएफईटी को देखेंगे तो वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। यहां पर करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका ऑपरेशन करंट के द्वारा कंट्रोल होगा, तो दैट्स कॉल्ड द करंट कंट्रोल डिवाइस। आगे, इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट इज कंडक्टेड बाय बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है, जो करंट कंडक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बाइपोलर जंक्शन। बाइपोलर का मतलब होता है दोनों की के कारण, दोनों वजह से, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, तो दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, तो आप सिंपली इस बात से उसको क्लियर करेंगे कि ये इस वजह से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं। ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आर फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइदर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर बिटवीन द पेयर्स ऑफ द अपोजिट पोलरिटी सेमीकंडक्टर लेयर्स, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो फॉर्म होता है कैसे, जब हम दो सेम टाइप के मटेरियल के बीच में सैंडविच करते हैं, या तो एन टाइप को या पी टाइप को, ठीक है। तो वो आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फॉर्म हो जाता है, जो उसके टाइप्स हैं। वन ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर और सेकंड है पीएनपी ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कंस्ट्रक्शन, जो अभी हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन की बात की है। एक हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। आप देखें एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो दो सेम टाइप के यहां पर सेमीकंडक्टर के मटेरियल हैं, एक एन और ये भी एन, तो इन दोनों के बीच में सैंडविच है एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल, दैट्स कॉल्ड द पी। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। वहीं पर अगर आपके दो पी टाइप हैं और उनके बीच में एक एन टाइप सैंडविच है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपके क्लासिफाई हो जाते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, एनपीएन और पीएनपी। अब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में समझ लेते हैं क्या है एनपीएन ट्रांजिस्टर। व्हेन ए सिंगल पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर इज सैंडविच बिटवीन द टू एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स, द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी द एनपीएन ट्रांजिस्टर। वहीं पर पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, व्हेन ए सिंगल एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर इज सैंडविच बिटवीन द टू पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स, द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी पीएनपी ट्रांजिस्टर। आगे, बोथ PNP and NPN transistors consist of three terminals. One is they are emitter, base and the collector.
यानी कि चाहे आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, चाहे आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, दोनों में 3 टर्मिनल होते हैं। वन इज एमिटर, सेकेंड इज बेस एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। ठीक है, अब इन टर्मिनल्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं ये टर्मिनल क्या है। अब जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या अपने एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्यों इंपॉर्टेंस हो जाती है मैं आपको बताता हूं। बच्चे एनपीएन ट्रांजिस्टर लिख के आएंगे, अगर एग्जाम में पूछा गया है, डायग्राम बनाएंगे, बायसिंग करेंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन कराएंगे। अगर उन्होंने डायग्राम में इन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखा तो जब उनकी कॉपी चेक होगी तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा उस डायग्राम को देखकर कि इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर की समझ है या नहीं है। क्या इसको पता है एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? अगर ये पता है तो उसको इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर अपनी एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाना है। अदरवाइज एग्जामिनर उस जो भी आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है और उसमें बायसिंग की है उस सर्किट को देखकर ही समझ जाएगा कि इसको समझ है या नहीं। क्या है, बहुत ध्यान से इन तीनों के ये जो पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए इनको आप समझेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको अंडरलाइन यहां पर करूंगा। सबसे पहला एमिटर है, तो एमिटर नाम से ही आप समझ रहे होंगे एमिट, यानी कि एमिट करेगा यहां से। तो एज द नेम सजेस्ट द एमिटर सेक्शन सप्लाई द चार्ज कैरियर्स, जो कैरियर को यानी कि जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको सप्लाई करता है, ये एमिटर टर्मिनल होता है। आगे द एमिटर सेक्शन इज हैविली डोप्ड, जो एमिटर सेक्शन होता है वो हैविली डोप्ड रहता है। सो इट कैन इंजेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब वो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कोई से भी हो सकते हैं। अगर आप पीएनपी की बात कर रहे हैं तो होल्स हो जाएंगे और अगर आप एनपीएन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि उसमें डोपिंग का लेवल हाई है, हैवी डोपिंग आपने की है इनटू द बेस, बेस में। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने सर्किट को बनाते हैं, जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जामिनर के सामने। तो द साइज ऑफ द एमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है जब भी आप सर्किट बनाएं और वहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर को इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं, सिंबल में अगर बना रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं तो आपको इनके एरिया के बारे में जरूर ध्यान रखना है। वो अभी जब तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको यहां पर डिजाइन करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं बेस की बात करते हैं। बेस क्या है? बेस मतलब होता है बीच का पार्ट यहां पर। तो द मिडिल लेयर इज कॉल्ड द बेस। द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी थिन एज कंपेयर टू द एमिटर एंड कलेक्टर, यानी कि एमिटर और कलेक्टर के कंपैरिजन में ये जो होता है ये थिन होता है। ये जो पी रीजन है ये थिन रीजन होता है और इट इज वेरी लाइटली डोप्ड, जबकि एमिटर हाईली डोप्ड होता है और आपका बेस जो है वो लाइटली डोप्ड रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे नेक्स्ट जो टर्मिनल है वो है कलेक्टर। ठीक, तो आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि ये थिन रहता है कंपेयर टू द कलेक्टर एंड बेस और ये लाइटली डोप्ड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कलेक्टर टर्मिनल की। द फंक्शन ऑफ द कलेक्टर इज टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर्स। अब जब हमें अपने ट्रांजिस्टर से वर्किंग करानी है तो ये क्या करे कि कलेक्ट करे ज्यादा से ज्यादा चीजों को, तो इसलिए इट इज मॉडरेटली डोप्ड। डोपिंग जो होगी वो मॉडरेट होगी। मॉडरेट मतलब इसकी जो डोपिंग लेवल है वो एमिटर और बेस के बीच में रहेगी, एमिटर से कम रहेगी, बेस से ज्यादा रहेगी। दैट मीन्स that is the doping level of the collector section is in the between emitter and base. The size of collector is always greater than the emitter and base. जब आप डिजाइन करेंगे तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज ग्रेटर, चाहे आप एनपीएन की बात करें या पीएनपी की। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका कलेक्टर हो गया। तो आप अगर देखें साइज में तो ये एमिटर वाला जो टर्मिनल है या एमिटर जो रीजन है वो साइज में बड़ा है पी से और साइज में छोटा है कलेक्टर से, यानी कि बेस से बड़ा है और कलेक्टर से छोटा है। वहीं पर कलेक्टर का जो साइज है वो एमिटर और बेस दोनों से बड़ा है। डोपिंग की बात करें तो डोपिंग लेवल जो है वो इसका हाई है, इसका कंपेयर टू द बेस हाई है और एमिटर के कंपैरिजन में लो है, और इसका लो ही है
आपका डोपिंग लेवल। ये क्लियर हुआ? आई थिंक आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। मतलब कहने का ये है, जब आप डिजाइन करें तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, एमिटर का रीजन जो है वो बेस से बड़ा बनाएंगे और कलेक्टर से छोटा बनाएंगे। दैट मीन्स कलेक्टर का रीजन आप सबसे बड़ा बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इस चीज को ही देखकर एग्जामिनर समझ जाएगा और वो आपके मार्क्स काट लेगा यहां पर, है ना। चलिए, द कलेक्टर एरिया इन द ट्रांजिस्टर इज कंसिडरेबली लार्ज देन द एमिटर area. This is because the collector region has to handle more power than the emitter does and more surface area is required for heat dissipation. यानी कि अब बात आती है कि कलेक्टर का साइज बड़ा क्यों रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है कि ज्यादा एरिया में आपके रीजन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं वो रिकम्बाइन करेंगे और ज्यादा सरफेस मिलेगा, वहां पर ज्यादा सरफेस अवेलेबल रहेगा, जिससे कि हीट डिसिपेशन की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि ट्रांजिस्टर की एडवांटेज में आपने पढ़ा था कि ये हीट को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है ना। तो वो यही कारण है कि कलेक्टर्स का जो रीजन है वो बड़ा बनाया जाता है, जिससे हीट डिसिपेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सके। तो ये एमिटर बेस्ड कलेक्टर्स जो 3 टर्मिनल हैं, चाहे आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर लें, चाहे आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर लें, उन दोनों में ये जरूरी रहते हैं और इनको समझना, इनके पैरामीटर्स को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये चीज अगर आपकी रहेंगी तभी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि हाँ, बच्चे ने जो लिखा है उसको समझ है इसके बारे में, वो जानता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं बीजेटी के ऑपरेशन मोड्स की, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ट्रांजिस्टर हम एज ए एम्पलीफायर भी यूज करते हैं और एज ए स्विच भी यूज करते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे इस स्लाइड में बीजेटी के ऑपरेशन मोड की बात करेंगे। बीजेटी ऑपरेशन मोड, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड इन 3 मोड्स। कट ऑफ मोड, जिसमें आपके दोनों जंक्शंस जो हैं वो रिवर्स बायसिंग में रहेंगे। सैचुरेशन मोड, इसमें दोनों जंक्शंस आपके फॉरवर्ड बायसिंग में रहेंगे। और एक्टिव मोड, जिसमें आपका एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, जबकि बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायसिंग में रहेगा। तो ये आपके बीजेटी के ऑपरेशनल मोड हैं। मतलब जब आप दोनों जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में रख रहे हैं तो वो आपका कट ऑफ मोड कहलाता है। जब आप दोनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बायसिंग में रख रहे हैं तो वो आपका सैचुरेशन मोड कहलाता है। और जब आप एक जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में रख रहे हैं, दूसरे जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में रख रहे हैं, तो वो आपका एक्टिव मोड कहलाता है। और मैं बताऊं आपको, यहां पर नोट में लिखा हुआ है, in order to operate the transistor in one of these region, we have to supply the DC voltage to the transistor. Based on the polarity of the applied DC voltage, the transistor operates in any one of these region. Any applying DC voltage to the transistor is nothing but the biasing of the transistor. मतलब कहने का यह है कि जो ऑपरेशनल मोड है बीजेटी का, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से जंक्शन पर किस टाइप की बैटरी कनेक्शन दिया हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, ये आपका एक एन पी एन टाइप ट्रांजिस्टर है। पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिजाइन करना है, यानी कि इसकी विड्थ इससे छोटी होनी चाहिए और इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एमिटर टर्मिनल हो गया, एमिटर की विड्थ बेस से तो ज्यादा है, बेस में नीचे ले लेता हूं, ये बेस है और ये आपका कलेक्टर है। और जो विड्थ है एमिटर की वो कलेक्टर से कम है बच्चों। तो जब कलेक्टर से कम है तो इस तरीके से हमें यहां पर बनाना है। अब चूंकि हमें इनपुट अप्लाई करनी है और आउटपुट लेनी है, इनपुट अप्लाई करने के लिए 2 टर्मिनल की जरूरत होती है, आउटपुट अप्लाई करने के लिए या आउटपुट लेने के लिए भी हमें 2 टर्मिनल की नीड होती है। लेकिन आपका ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल है, इसलिए एक को हमें कॉमन करना होगा। अभी हम आगे इस पे बात करेंगे किस तरीके से हम उसको कॉमन लेते हैं डिफरेंट तरीके से। तो अगर हम बेस को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, तो एक इनपुट टर्मिनल के लिए बन गया कॉम्बिनेशन एमिटर और बेस का, और इधर आउटपुट के लिए कलेक्टर और बेस का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जब आप एनपी, जो ये एमिटर और बेस है, इसको
रिवर्स बायसिंग में रखते हैं, मतलब आपने इधर पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, इधर निगेटिव कनेक्ट कर दिया, और सेम एज इट इज इसको भी रिवर्स में रखते हैं, इधर पॉजिटिव कनेक्ट करा बैटरी का और इधर निगेटिव कनेक्ट किया। तो ये दोनों रिवर्स बायसिंग की सिचुएशंस हैं, और रिवर्स बायसिंग में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ में काम करेगा। सेम सिचुएशन में अगर नेक्स्ट आपने इन दोनों को फॉरवर्ड में कर दिया, यानी कि निगेटिव टर्मिनल बैटरी का इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया, और सेम आगे इधर निगेटिव टर्मिनल ऑफ एन साइड और पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड, तो ये आपका फॉरवर्ड वाइसिंग में हो जाएंगे दोनों जंक्शंस, है ना। और जब फॉरवर्ड वाइसिंग में है तो वो किस में, सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। अगर आपने एमिटर बेस जंक्शन को तो फॉरवर्ड वाइसिंग में रखा ये, और आपने बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में रखा, तो वो आपका एक्टिव मोड कहलाएगा। क्लियर? यानी कि जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशनल मोड हैं बीजेटी के, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये इस तरीके से यहां पर बनी हुई है कट ऑफ मोड। अगर आप सिंबल के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से, और आप अगर डायग्राम के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से। आप देख भी रहे होंगे ये जो विड्थ है ये इस बेस से तो कम है बच्चों, और इस बेस से ज़्यादा है और कलेक्टर से कम है। तो इस तरीके से ही आपको डिज़ाइन करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कंस्ट्रक्शन करते हुए। मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूँ, जब भी आप कट ऑफ मोड को अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको उस पैरामीटर को ध्यान में रखना है कि किस रीजन को बड़ा बनाना है और किसको छोटा बनाना है, और किसके कंपैरिजन में विड्थ ज़्यादा रखनी है और कम रखनी है। ठीक है, तो कट ऑफ मोड में आपके दोनों जो जंक्शंस हैं वो किस फॉर्म में है, रिवर्स बायसिंग में। तो ये आपका कट ऑफ मोड कहलाता है। इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था आपको, जो पीएन जंक्शन की वाइसिंग की मास्टर वीडियो अवेलेबल है उसको देखेंगे। मैं गारंटी ले रहा हूं कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, कहां पे डिप्लेशन लेयर ज्यादा बननी है, कहां पर डिप्लेशन लेयर कम बननी है, कहां पर विड्थ ज्यादा होगी, किधर की साइड विड्थ ज्यादा होगी, वो सब आपका सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। एक वीडियो को देख लीजिए, आपकी सारी वर्किंग, पीएन जंक्शन डायोड को ले लीजिए, ट्रांजिस्टर को ले लीजिए, सब समझ में आ जाएगी उस एक वीडियो की को देखकर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सैचुरेशन मोड की। तो सैचुरेशन मोड में हम क्या करते हैं, सैचुरेशन मोड में हम दोनों जो जंक्शंस हैं उनको हम फॉरवर्ड वाइसिंग में कर देते हैं। दोनों जंक्शंस आपके किस फॉर्म में है, फॉरवर्ड वाइसिंग में, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो ट्रांजिस्टर है इधर आपका एन टाइप उससे कनेक्ट है, और इधर भी एन टाइप है, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्टिव मोड। और एक्टिव मोड के लिए आप अपने एमिटर और बेस को तो कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में, और जो बेस और कलेक्टर वाला टर्मिनल है जहां पर आपको दूसरा टर्मिनल अवेलेबल है, बेस को आपने वहां पर कॉमन किया हुआ है, तो वो आप रिवर्स बायसिंग में कर देंगे। तो ये आपका एक्टिव मोड में हो जाएगा ट्रांजिस्टर। और यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, फाइनली वी कैन से दैट द ट्रांजिस्टर वर्क एज एन ऑन एंड ऑफ। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ट्रांजिस्टर को हम ऑन एंड ऑफ यानी कि स्विच की तरह भी यूज करते हैं। दैट मीन्स क्लोज्ड और ओपन स्विच इन सैचुरेशन एंड कट ऑफ मोड। यानी कि जब आपका ट्रांजिस्टर बच्चों सैचुरेशन मोड में है या कट ऑफ मोड में है, तो आपका ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक ए स्विच, वो एक स्विच की तरह बिहेव करेगा। जबकि वेयर एज इट वर्क एज एन एम्पलीफायर ऑफ करंट इन द एक्टिव मोड। और जब आपका एक्टिव मोड में है, यानी कि इस सिचुएशन में है, पहला आपका फॉरवर्ड बायसिंग में, ये आपका रिवर्स बायसिंग में, तो इस सिचुएशन में आपका ट्रांजिस्टर एक तरीके से एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, और ये एम्पलीफाई करके देगा करंट को। क्यों? क्योंकि बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, क्लियर? आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जो भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं हाईलाइट करके, उन पे आपको बेसिकली ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो ये मोड्स थे। वर्किंग आप यहां पर देख रहे होंगे, वही चीज यहां पर दिखाई गई है। अनवाइज्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने लिया हुआ है, जहां पर हमने कोई भी सप्लाई बाहर से नहीं दी है। ये आपका जब पीएन जंक्शन हमने पढ़ा था उस मास्टर वीडियो में, तो वहां पर जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है वही चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई है। चूंकि यहां पर आपका एन इधर है, पी इधर है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ होल्स की मेजोरिटी ज्यादा है। लेकिन स्टार्टिंग में ड्यू टू द डिफ्यूजन यहां पर एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी,
ये जंक्शन यहाँ पर इनके बीच में ये है और दूसरा जंक्शन आपका ये है। तो यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुई है इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो ज़्यादा है और एक तरफ कम है। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने उस मास्टर वीडियो को देखा है तो ये डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर बताया था कि जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो डिपेंड करती है डोपिंग लेवल पर। जितना ज्यादा हाई डोपिंग उतना डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम। तो वही सिनेरियो आप यहां पर देखेंगे। जब मैंने टर्मिनल्स के बारे में बात की थी तो एमिटर की जो डोपिंग होती है वो हैवीली होती है कंपेयर टू द बेस। बेस में लाइट डोप आप करते हैं तो लाइट डोपिंग है और इधर हैवी डोपिंग है, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ किधर ज्यादा होनी चाहिए? बेस की तरफ कंपेयर टू द एमिटर। क्लियर हुआ? चलिए अब वहीं पर दूसरी तरफ देख लेते हैं। बेस और कलेक्टर वाले जंक्शन पर जिसको J2 बोला गया है, यहां पर भी डोपिंग लेवल कलेक्टर में एमिटर के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए इसकी विड्थ अगर आप देखें कलेक्टर की तरफ बढ़ गई है। यहां पर एक पॉजिटिव आयन है, यहां पर दो पॉजिटिव आयन है, यानी कि विड्थ यहां पर ज्यादा है। लेकिन जो बेस है उसमें डोपिंग कलेक्टर से भी कम है, तो इसलिए इधर विड्थ ज्यादा ही है। समझ गए आप लोग? क्लियर है कि कैसे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बेस में ज्यादा हो रही है कंपेयर टू द एमिटर साइड एज वेल एज द कलेक्टर साइड। ठीक है, क्लियर? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बच्चों बोला था आप उस वीडियो को जरूर देख के आए, आपका 50% सॉल्यूशन हो जाएगा जो एक्सप्लेनेशन आपको करनी है पीएन जंक्शन को लेकर, चाहे वो ट्रांजिस्टर में हो, चाहे वो डायोड में हो, चाहे वो जेएफईटी में हो, चाहे वो मॉसफेट में हो। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूं कि वो वीडियो आप जरूर देख कर आए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जब तक हमने वाइसिंग कोई अप्लाई नहीं की है। जैसे ही हमने वाइसिंग अप्लाई कर दी वो डिपेंड करेगा आप कि आप किस तरीके की वाइसिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि किस टाइप का मोड आप यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर में। तो वाइस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इट इज सेड टू बी ए वाइस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी ऑफ द अप्लाई वोल्टेज। जो बैटरी ने आपने कनेक्ट की है उसकी पोलरिटी पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का बायसिंग आपने प्रोवाइड कराया है। द एनपीएन ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड इन 3 मोड्स, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड एंड द सैचुरेशन मोड, जो हमने अभी पीछे डिस्कस कर लिए हैं। द एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ऑफ्टन ऑपरेटेड इन द एक्टिव मोड बिकॉज इन एक्टिव मोड द एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिक सर्किट। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ट्रांजिस्टर के बारे में बच्चों, तो ट्रांजिस्टर को हम किसकी जगह पर लेकर आए थे? वैक्यूम ट्यूब की जगह पर। और वैक्यूम ट्यूब हम क्यों यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे टू एम्पलीफाई द सिग्नल। जो हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। तो जब हम उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर को लेकर आए हैं तो ऑब्वियसली बात है हम जो फोकस करेंगे वो किस पर करेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करे सिग्नल को। तो इसका कहने का मतलब लाइन का यही है कि हम ज्यादातर ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज करते हैं, क्योंकि एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिक करंट को। वो क्यों? क्योंकि ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक्टिव मोड में आपकी बैटरी अप्लाई है। ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये आपका रिवर्स बायसिंग में है। सारी डिटेल्स वाइज आपकी सारे मोड्स जो हैं वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाए हुए हैं। वो डिटेल वाइज अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको रिकॉल करने के लिए ये वन शूट वीडियोज आपके लिए बेस्ट है, एक जनरल समझ बनाने के लिए। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, क्योंकि आपका ये फॉरवर्ड वाइसिंग में है, ये आपका रिवर्स वाइसिंग में है, तो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इधर डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी, जैसा कि अनवाइज्डिंग सिचुएशन में मैंने आपको दिखाया था। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वन शूट आपके माइंड में स्टार्ट हो जानी चाहिए। वही वर्किंग आप यहाँ पर लिख देंगे फॉर द जंक्शन फर्स्ट एंड फॉर द जंक्शन सेकंड एज वेल। ठीक है, क्लियर? चलिए एमिटर वेस्ट कलेक्टर करंट की हम बात कर लेते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग फ्रॉम द एमिटर टू बेस ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग विल कंबाइन विद द होल्स इन द बेस। जो बेस में होल्स हैं क्योंकि वहां पर पी टाइप है, यानी कि जो
पी एन ट्रांजिस्टर है वहां पर ये एमिटर एन हो गया, बेस पी हो गया, कलेक्टर एन हो गया। यहाँ पर इसका जो रीजन है, एरिया है, वो इतना है और इससे भी छोटा आपका पी है और सबसे बड़ा है एन, है ना। तो जब हम इस पे सप्लाई देते हैं, फॉरवर्ड वाइसिंग कनेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, किधर, होल यानी कि पी टाइप की तरफ, और वो फिर रिकम्बाइन करेंगे जब वो पी में पहुंचेंगे। हाउएवर द बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, जो बेस है वो थिन है और लाइटली डोप्ड है, सो ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ एमिटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद द होल इन द बेस रीजन। क्योंकि ये पतला भी है और लाइट डोप है, तो नंबर ऑफ जो होल्स हैं यहाँ पर बहुत कम होंगे, तो वो कम ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिकम्बाइन हो पाएंगे। द रिमेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस द बेस रीजन एंड रीच टू द कलेक्टर रीजन, और वो इजिली ज्यादा अमाउंट में क्रॉस कर जाएंगे जंक्शन को और पहुंच जाएंगे कहां पर, कलेक्टर की तरफ। दिस इज ड्यू टू द पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज अप्लाई एट द कलेक्टर, कलेक्टर पर क्योंकि आपने पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है। क्यों? क्योंकि ये आपका रिवर्स बायसिंग में है, इधर की तरफ, है ना, तो इधर की तरफ को इलेक्ट्रॉन आपके भाग रहे हैं। Here, hence, free electrons flow from emitter to collector. At collector, both the emitter free electrons and collector free electrons produce the current by flowing towards the positive terminal of battery. मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आए उनकी वजह से और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, तो इसमें यहां से जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसकी वजह से करंट का फ्लो हो गया। देयरफॉर एन एम्पलीफाइड करंट इज प्रोड्यूस एट द आउटपुट, और इस वजह से कलेक्टर यानी कि जो आउटपुट टर्मिनल है वहां पर आपको एम्पलीफाइड करंट मिला है। क्लियर हुआ? नोट क्या लिखा हुआ है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजरली कंडक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि 2 एन यहां पर यूज हैं, तो मेजोरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा अमाउंट में जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि होल्स की वजह से नहीं होगा, यहाँ पर होल्स की वजह से भी होता है, लेकिन मेजरली आपकी जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है, और दोनों की वजह से फ्लो होने से इसको हम बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में व्हेन ए सिंगल एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर इज सैंडविच बिटवीन द 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर, ए पीएनपी ट्रांजिस्टर इज फॉर्म। जब हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर को सैंडविच कर देते हैं 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स के, तो वो आपका बन जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। आप देख रहे होंगे ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इधर आपने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की, इधर आपने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की, बीच में आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी। तो इन दोनों सिचुएशंस में यहां पर एक अंबुजा सीमेंट की दीवार बन गई, एक यहां पर अंबुजा सीमेंट की दीवार बन गई, जो आपके जंक्शन कहलाए G1 एंड G2। ठीक है, और इन अंबुजा सीमेंट की जो दीवार है इनको भेद पाना मुश्किल है, और इसी वजह से यहां पर कुछ जंक्शन यानी कि जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी वही सिनेरियो है, क्योंकि आपका एमिटर जो है वो हैवीली डोप्ड होता है, जो बेस होता है वो आपका लाइटली डोप्ड होता है, और जो कलेक्टर होता है वो एमिटर के कंपैरिजन में लाइटर होता है और बेस के कंपैरिजन में हैवीली डोप्ड होता है। रीजन सेम वही रहेगा, जो रीजन की विड्थ है वो एमिटर की बेस से ज्यादा रहेगी, कलेक्टर से कम रहेगी, और कलेक्टर की जो विड्थ है वो सबसे ज्यादा रहती है, बेस की विड्थ सबसे कम रहती है। ठीक है, सेम सिनेरियो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए हो जाएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो आपका अंदर की तरफ होता है, ये मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको शुरुआत में भी बता दिया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वर्किंग की। सेम सिचुएशन आपकी उसी तरीके से वर्किंग होगी जिस तरीके से एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप देखते हैं। चूंकि यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी में आपके क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे, यहां पर मेजॉरिटी में आपके क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे, और बीच में जो सैंडविच है एन लेयर जो कि बेस है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मेजॉरिटी में, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जो बेस है उसकी विड्थ कम होती है, जैसे ही हम सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, एक्टिव मोड में लेकर आएंगे, तो एकदम से आपका मूवमेंट हो जाएगा होल्स का
फ्रॉम द P टू N, यानी कि एमिटर से बेस, इस तरीके से आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो होल्स की है, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी अमाउंट में करंट फ्लो होगा वो होल्स की वजह से होगा और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें आपको इसको एक्टिव मोड के लिए फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करना है, इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्योंकि ये P है तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इधर ये P है तो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये रिवर्स बायसिंग में हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। उस सिचुएशन में क्या हुआ, जो फॉरवर्ड बायसिंग में है वहां पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। जो रिवर्स बायसिंग में है उसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। प्रोसेस सेम वही है जो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए पढ़ा है। और फिर मैं वही कहूंगा, मास्टर वीडियो इज बेस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एमिटर बेस कलेक्टर करंट की। एमिटर बेस कलेक्टर करंट की कब, जब आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो द होल्स दैट आर फ्लोइंग फ्रॉम एमिटर टू बेस ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग विल रिकम्बाइन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस। और यहां पर बेस में इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा है वो बहुत कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम है क्योंकि वो लाइटली डोप्ड है। However, the base is very thin and lightly doped, so only a small percentage of emitted holes will combine with the free electrons in the base region। और इस वजह से बहुत कम अमाउंट में होल्स रिकम्बाइन हो पाते हैं इलेक्ट्रॉन से। आगे, द रिमेनिंग लार्ज नंबर ऑफ होल्स विल क्रॉस द बेस रीजन एंड रीचेज टू द कलेक्टर रीजन, और कलेक्टर रीजन तक बहुत आसानी से वो पहुंच जाते हैं। दिस इज ड्यू टू निगेटिवली सप्लाई वोल्टेज अप्लाई एट द कलेक्टर। और ये किस कारण होता है, जो हमने निगेटिव सप्लाई अप्लाई की है, वोल्टेज जो सप्लाई की है किस पर, कलेक्टर पर, हैंस होल्स फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। यानी कि इसी वजह से जो होल्स हैं वो आपके एमिटर से कलेक्टर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं होल्स, और इधर आपने निगेटिव कनेक्ट किया हुआ है तो इसलिए इधर की तरफ भागेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। At collector, both the emitter holes and the collector holes produce the current by flowing towards the negative terminal of the battery। अब जब जो होल्स है वो आपके एमिटर से भी आए और कलेक्टर क्योंकि पी टाइप है वहां पर भी नंबर ऑफ होल्स हैं, और वो फिर मूव करेंगे एक साथ कहां पर, नेगेटिव टर्मिनल, वो सॉरी हाँ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, क्योंकि वो रिवर्स वाइसिंग में है ना कलेक्टर, तो वो आपके मूवमेंट होगा। देयरफॉर एन एम्पलीफाइड करंट इज प्रोड्यूस एट द आउटपुट, और इसी वजह से एक एम्पलीफाइड अमाउंट में आपको करंट मिलेगा इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट पर। ठीक है, अब नोट यहां पर भी लिखा हुआ है, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजरली कंडक्ट बाय द होल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेजरली कंडक्ट होगी ड्यू टू द होल्स, जब आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझ रहे हैं, या वर्किंग इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, वो माइनॉरिटी कैरियर में होगा बच्चों। माइनॉरिटी यानी कि कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का फ्लो होगा। इसी वजह से, क्योंकि दोनों की कारण आपका यहां पर करंट फ्लो होता है, इसको बीजेटी बोला जाता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से, चाहे आप पीएनपी की बात कर लें या एनपीएन की बात कर लें, करंट को फ्लो कराता है। तो इसलिए आपका बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। करंट कंट्रोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आपके चार्जेस हैं वो कलेक्टर में इकट्ठा होते हैं और वो फिर बैटरी के टर्मिनल की तरफ भागते हैं, तो जो चार्जेस का फ्लो है उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है और वो आपको आउटपुट टर्मिनल पर एम्पलीफाइड फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई हुई मिल रही है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। अब ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमने जैसा बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन हमें इनपुट लेने के लिए और आउटपुट लेने के लिए दोनों जगह पर 2-2 टर्मिनल्स की नीड होती है, तो हमें 4 टर्मिनल चाहिए, है ना। ये अगर मैं N ले लेता हूं, ये मैं P ले लेता हूं और ये भी मैं N ले लेता हूं, तो अगर मैं इसको विड्थ इतनी देता हूं और इसको विड्थ इतनी देता हूं,
तो आप समझ सकते हैं कि जो एमिटर है वो बेस से बड़ा है, कलेक्टर से छोटा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर डिजाइन कर लिया। ये एमिटर टर्मिनल हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो जब आप ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं बच्चों, कि हमें इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए दो दो टर्मिनल्स की नीड है। तो हमें दो दो टर्मिनल्स बनाने के लिए एक को कॉमन करना होता है, और उसी से आपकी ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं। यानी कि आपने किस तरीके से अपने ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जिससे कि आप दो टर्मिनल इनपुट के लिए अप्लाई कर मतलब प्रोवाइड करा सकें और दो टर्मिनल आउटपुट के लिए प्रोवाइड करा सकें। तो उसमें आपको एक टर्मिनल को कॉमन कर लेना है फॉर द इनपुट एज वेल एज फॉर द आउटपुट। तो इनपुट यहां पर आपने अप्लाई किया, आउटपुट आपको यहां पर मिल गया। तो इस सिनेरियो में आपने किसको कॉमन किया हुआ है, बेस को। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसी हिसाब से जब हम एमिटर को कॉमन कर लेंगे तो दैट्स कॉल्ड द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और जब हम कलेक्टर को कॉमन कर लेंगे तो दैट्स कॉल्ड द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तीन तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके जो पिक्चर्स हैं इस तरीके से हम आगे देखते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टर्मिनल विच इज यूज्ड एज ए कॉमन टर्मिनल टू द इनपुट एंड द आउटपुट टर्मिनल। यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिपेंड करेगी कि कौन से टर्मिनल को हमने कॉमन किया है फॉर द इनपुट एज वेल एज फॉर द आउटपुट। The transistor can be connected in the following three configuration. First one is the common base configuration, second one is the common emitter configuration, and third one is the common collector configuration. ठीक है, यानी कि इन तीनों तरीके से आपने अपने ट्रांजिस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्लियर? चलिए, अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका बेस कॉमन हो जाता है। आप इस तरीके से बना लीजिए या इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, वहीं पर आप अगर बात करें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपने यहां पर एमिटर टर्मिनल को कॉमन कर लिया है। आप यहां पर देखना चाहे तो इस तरीके से हमने कॉमन कर लिया है। और कॉमन कलेक्टर की अगर आप बात करें, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें आपने कलेक्टर को कॉमन कर लिया है फॉर द इनपुट एज वेल एज आउटपुट। और अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो इस तरीके से आप ये कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में एक्सप्लेन है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आपको करनी है और इनकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, चलिए, अब ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर द पी टाइप और एन टाइप दोनों के लिए। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यहाँ पर बेस कॉमन है। सेम एज इट इज़ ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए हो गई, जिसमें आपका बेस कॉमन है, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो अंदर की तरफ लगा होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की तरफ लगा होता है। तो ये आपकी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है फॉर एनपीएन एज वेल एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक की बात करें, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक है हमारी और वो किस तरीके से है, तो इसको आप यहां पर समझेंगे। इनपुट करेक्टरिस्टिक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, आप यहां पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे VVE, जिसकी हेल्प से आपका जो वेरिएशन होगा वो किसका होगा, VCB अक्रॉस द कॉमन मतलब कलेक्टर और बेस की। ठीक है, वैसे ही आपका ये करंट जो है, ये करंट का अमाउंट आप देख रहे होंगे IE मिली एम्पेयर में यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, वहीं पर कलेक्टर बेस वोल्टेज अगर हम देखें जब VCB अप्लाई आपने किया हुआ है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं IE 0 मिली एम्पेयर, फिर IE यानी कि यहाँ पर IE वेरी कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आप IE को कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेशन आपके वही हो जाएंगे, एक्टिव रीजन हो जाएगा, ऑफसेट रीजन हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन हो जाएगा। उस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक को। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पर जो कॉमन बेस है उसमें आप डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस, इनको समझेंगे क्या है। तो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपसे डेफिनेशंस 2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें कि डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है फॉर द कॉमन बेस एंड फॉर द कलेक्टर एंड फॉर द एमिटर। जब कॉमन आप रखेंगे तो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in the input voltage or emitter voltage to the corresponding change in the input current or emitter current। यहां पर देखिए, समझ रहे हैं ना आप
यानी कि यहाँ पर डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस की जो बात हो रही है वो एक रेशो है किसका, कि इनपुट वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कि इनपुट करंट में आपने कितना चेंज किया, विद द आउटपुट वोल्टेज और कलेक्टर वोल्टेज कीप कांस्टेंट। यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है दैट्स द वीसीबी यानी कि कलेक्टर वोल्टेज, वो कांस्टेंट आपको रखनी है, तब आप डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। जैसे यहां पर डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस को बताया गया है, चेंज इन द वोल्टेज वीई यानी कि बेस एमिटर टर्मिनल पर ड्यू टू द चेंज इन द एमिटर करंट, जब आपका बेस और कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको आपने क्या रखा है, कांस्टेंट। नॉट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन बेस एम्पलीफायर इज वेरी लो। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का या एम्पलीफायर का, वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। वहीं पर डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें, जिसको हम आर नॉट से डिनोट करते हैं, ये आर आई से डिनोट करेंगे आप, क्योंकि इनपुट है ये आउटपुट है। तो डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। अब यहां पर चेंज हो रहा है आउटपुट वोल्टेज में, और आउटपुट वोल्टेज यहां पर क्या थी, वीसीबी। ठीक है, तो वीसीबी टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द, अब कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज किस में होगा, आउटपुट करंट में, यानी कि वो क्या होगी, कलेक्टर करंट आईसी विद द इनपुट करंट और एमिटर करंट जहां पर हमें कांस्टेंट रखनी है आईई, तो वो आपका डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि आर नॉट इक्वल्स टू चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन आउटपुट करंट, जब आपने एमिटर करंट को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन बेस एम्पलीफायर इज वेरी हाई। जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर का, वो बहुत ही हाई होता है कंपेयर टू द डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ, दोनों टाइप के रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं डीसी करंट गेन की, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है सेकंड यूनिट के लिए, क्योंकि जो एकमात्र डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है वो यही होता है, अल्फा बीटा में रिलेशन, और ये कई बार आपसे पूछा गया है। तो उसके लिए आप सबसे पहले डीसी करंट गेन को समझेंगे, और ये अल्फा किसके लिए होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये क्या कह रहा है, द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आउटपुट करंट जो कि आईसी है टू द इनपुट करंट जो कि एमिटर करंट यानी कि आईई है। क्योंकि आप डीसी करंट गेन की बात कर रहे हैं, गेन क्या होता है, इनपुट का रेस्पेक्ट में आउटपुट आपको क्या मिल रही है, यानी कि रेशो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट, वो आपका गेन कहलाता है। तो यहां पर आप करंट गेन की बात कर रहे हैं, तो आउटपुट पर कितना करंट आपको मिला इनपुट की करंट के हिसाब से, क्योंकि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो वही आपका डीसी करंट गेन हो जाएगा। और किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, डेफिनेशन देखिएगा आप जब आगे पढ़ेंगे सबकी सेम है, बस पैरामीटर चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो आपको डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। बस ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि पिक्चर में आपको पता होना चाहिए कि जब हमने किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा टर्मिनल कॉमन किया है और वहां पर इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। बस रटने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूं, रटने की कोशिश आप ना करें। आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेशो ऑफ द इनपुट करंट टू द रेशो ऑफ द रेशो ऑफ द आउटपुट करंट टू द रेशो ऑफ द इनपुट करंट, IC अपॉन आई। नोट क्या लिखा हुआ है, द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन द यूनिटी। क्यों, क्योंकि आपका जो एमिटर करंट का अमाउंट है वो जब आप रेशो फाइंड आउट करते हैं तो वो 1 से कम आता है, मतलब डीसी करंट गेन आपको 1 से कम ही मिलेगा। वो आप इधर समझेंगे जब मैं अभी आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। द टिपिकल करंट गेन ऑफ द कॉमन बेस एम्पलीफायर इज 0.98। वो यहां पर आप देखें, चूंकि आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में IE जो होता है वो IC प्लस IE होता है, क्योंकि आपका यहीं से आपका एमिटर से एमिट हो रहे हैं चार्जेस, तो वो जो करंट होगा वो इक्वल्स टू होगा IC प्लस IB के। और अगर हम चेंज करें दोनों करंट में, तो चेंज इन एमिटर करंट इक्वल्स टू चेंज इन कलेक्टर करंट एज वेल एज द बेस करंट। तो अगर आप यहां पर डिवाइड कर लेते हैं, मतलब
डेल्टा आई ई से डिवाइड कर लें, क्योंकि ये क्या है, आई सी अपॉन आई ई रेशो है, तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो देन ये तो कट के 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया हमारे पास। आई सी अपॉन आई ई क्या है, अभी हमने लिखा है अल्फा है, अल्फा हो गया, और डेल्टा आई बी अपॉन आई ये एज इट इज रहेगा। तो अगर आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें और इसको इधर लेकर जाएं तो ये अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस हो रहा है, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 1 से माइनस हो रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी 1 से। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका डीसी करंट गेन हो जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये उसी तरीके से जैसे मैंने पीछे आपको डायग्राम में बताया है। सारी चीजें आपकी एक्टिव मोड में चल रही हैं, ये आप ध्यान रखना, यानी कि पहला वाला इनपुट टर्मिनल जो है वो फॉरवर्ड में, आउटपुट आपका रिवर्स में है। तो जब आप बात करते हैं कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के साथ, यानी कि हम अभी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं, तो इसका जो इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस है वो कैसा रहता है, मीडियम ही रहता है। जबकि कॉमन बेस में अगर आपने बात की हो, आपने देखा हो, तो इनपुट इम्पिडेंस मैंने नोट में लिखवाया था लो रहता है, जबकि आउटपुट इम्पिडेंस हाई होता है। जब इनपुट इम्पिडेंस लो है और आउटपुट इम्पिडेंस हाई है, तो उस सिचुएशन में जो वोल्टेज गेन है वो हाई हो जाता है, और जब वोल्टेज गेन हाई है तो करंट गेन जो होगा वो लो रहेगा। जैसा कि अभी हमने देखा था डीसी करंट गेन वो 1 से कम है ना। और जब वोल्टेज गेन हाई है और करंट गेन लो है, तो ये जो होगा लो पावर गेन आपको देखने को मिलता है, यानी कि पावर गेन की अगर हम बात करते हैं तो वो लो रहता है। ठीक है, वहीं पर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस दोनों क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। इस वजह से जो पावर गेन है वो हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट गेन दोनों मीडियम ही रहेंगे। ठीक है, ये इनपुट करेक्टरिस्टिक हो जाएगी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की, ये इनपुट करेक्टरिस्टिक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों चीज़ों में। यहाँ पर आपने VVE दिया हुआ है, यहाँ पर VVE है, यहाँ पर IE आपका है, यहाँ पर आपका IB हो जाएगा अब। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये VCE 0 वोल्ट था, 10 वोल्ट था, ये 20 वोल्ट था। यहाँ पर आपका उल्टा हो रहा है, 0 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 18 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए डिटेल के लिए, मैं डिटेल में इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा यहाँ पर कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर हम केवल एक तरीके से ओवरव्यू कर रहे हैं चीज़ों का। ठीक, डिटेल के लिए सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका इनपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। ये इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि ये कट ऑफ रीजन है, यहाँ पर ये सैचुरेशन रीजन में हो जाएगा, ये एक्टिव रीजन में भी हो जाएगा, जब आप कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमिटर की फॉर्म में कर रही हैं ट्रांजिस्टर की। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस इनपुट और आउटपुट क्या है यहाँ पर। तो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, जिसको हम RI से डिनोट करेंगे, तो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, जो कि यहां पर है बेस वोल्टेज VVE, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द इनपुट करंट, जो कि है यहां पर बेस करंट IB, विद द आउटपुट वोल्टेज और कलेक्टर वोल्टेज केप्ट कांस्टेंट। यहां पर हम कलेक्टर वोल्टेज जो है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है हम उसको कांस्टेंट रखेंगे। दैट मींस डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू चेंज इन द इनपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द इनपुट करंट। जब हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा हुआ है, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज वेरी लो। ठीक है, वहीं पर डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वही डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। ये किसका रेशो होता है, चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज, जो कि यहां पर कलेक्टर और एमिटर के बीच में है, और किसके रेस्पेक्ट में, जो करंट है आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट उसका, और यहां पर जो इनपुट करंट है IB उसको कांस्टेंट रखा जाएगा। दैट मींस द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज हाई। जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का वो हाई होता है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का वो लो होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं डीसी करंट गेन की। डीसी करंट गेन यहां पर हम बीटा से इसको डिनोट करते हैं। द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द रेशो, वही रहेगा आउटपुट करंट का रेशो इनपुट करंट के साथ, वो आपका करंट गेन कहलाता है, और इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं।
ठीक है, बीटा से हमने डिनोट किया, तो दैट मीन्स जो यहाँ पर आउटपुट करंट है वो क्या है, कलेक्टर IC, और इनपुट है बेस करंट IB, तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा IC अपॉन IB। द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हाई, ये हाई रहता है, देयरफॉर द ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर द एम्पलीफाइंग द करंट। इसी वजह से आपको जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा यूज करते हैं टू एम्पलीफाई द करंट, क्योंकि यहां पर जो गेन मिल रहा है करंट वो हाई मिल रहा है कंपेयर टू द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो आपका लेस देन यूनिटी था, है ना। वहां पर आपने क्या देखा था, जो गेन है वो लेस देन यूनिटी आपको देखने को मिला था, तो इस वजह से आप वहां पर करंट को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुआ, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सेम वही सिचुएशन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें हमने कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन कर दिया है। यहाँ पर क्या नोट लिखा हुआ है, द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर हैज हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। यहाँ पर जो इनपुट इम्पीडेंस होता है किसका, कॉमन कलेक्टर का, वो हाई होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो लो होता है। इट हैज़ लो वोल्टेज गेन, इसी वजह से इनपुट जो वोल्टेज गेन है वो लो रहेगा और करंट गेन हाई हो जाएगा, जिस वजह से पावर गेन जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियम रहता है। ठीक है, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो चेंज इन द इनपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द इनपुट करंट। जब हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज है बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर हो जाएगी, और जो इनपुट करंट होगी वो क्या हो जाएगी, बेस करंट हो जाएगी, और आउटपुट वोल्टेज आपका यहाँ पर बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर टर्मिनल रहेगा, और इनपुट इंपिडेंस जो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का वो क्या होता है, हाई होता है। वहीं पर डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो रेशो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एमिटर और कलेक्टर के बीच में जो है उसका विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द आउटपुट करंट, जो कि आपकी एमिटर करंट है, जब आपने इनपुट करंट को IB को कांस्टेंट रखा हुआ है, वो आपका डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। और यहां पर नोट है, द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज वेरी लो। जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का वो बहुत ही लो रहता है। ठीक है, तो ये आपका डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाता है कॉमन कलेक्टर में। अब कॉमन कलेक्टर में करंट गेन की अगर हम बात करें तो कॉमन करंट कलेक्टर मतलब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, या फिर हम इसको DC करंट गेन भी बोल सकते हैं, जिस तरीके से हमने पीछे देखा है दोनों के लिए, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या DC करंट गेन ऑफ द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द चेंज इन द आउटपुट करंट, जो कि यहाँ पर एमिटर करंट है, टू द चेंज इन द इनपुट करंट, जो कि यहाँ पर बेस करंट है, वो एक्सप्रेस होता है गामा से। तो गामा इक्वल्स टू चेंज इन द आउटपुट करंट IE टू द चेंज इनटू इनपुट करंट IB। यहाँ पर क्या है, नोट द करंट गेन ऑफ द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज हाई, यानी कि कॉमन जो करंट गेन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इन तीनों के कंपैरिजन दिखाऊंगा अलग अलग पैरामीटर्स के। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को हमने समझा, किस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं, और किस में आपका इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा या लो होगा, किस में वोल्टेज गेन हाई होगा लो होगा, किस में करंट गेन हाई होगा लो होगा, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, और किसका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम करंट गेन बोल देते हैं, हाई रहेगा, किसमें लो रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स को लेकर इसमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में। तो सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, कॉमन एमिटर का भी लो होता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर का हाई होता है। वहीं पर आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका हाई होता है, इसका भी हाई होता है, किसका, कॉमन एमिटर का, लेकिन कॉमन कलेक्टर का जो होता है वो बहुत ही लो रहता है। वहीं पर अगर बात करें, देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होने से जो करंट का एम्पलीफिकेशन है वो कम होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ,
कॉमन बेस में बहुत ही हाई होता है, तो इस वजह से एम्पलीफाई नहीं हो पाती है और गेन क्या हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है। यहाँ पर हाई होता है लेकिन वो इतना हाई नहीं है, हम यहाँ पर अपनी करंट को एम्पलीफाई कर लेते हैं, तो कॉमन एमिटर में आपका एम्पलीफाई हो जाती है करंट। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एम्पलीफाई हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है। वोल्टेज गेन की बात करें तो यहाँ पर 150 के अप्रॉक्स होता है, यहाँ पर 500 के अप्रॉक्स है, यहाँ पर लेस देन 1 है, यानी कि बहुत ही लो रहता है। आउटपुट फेस सेम फेस रहता है, अपोजिट फेस रहता है, यहाँ पर नहीं है। वहीं पर करंट एम्पलीफिकेशन की बात करें तो अल्फा, बीटा और गामा, डेफिनेशन वही है, आउटपुट करंट का रेशो इनपुट के साथ, वही आपका करंट एम्पलीफिकेशन या करंट गेन कहलाता है। फैक्टर ऑफ करंट गेन इसमें आपका लेस देन 1 रहता है, यहाँ पर लेस ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पर भी मच मच ग्रेटर देन 1 होता है। वहीं पर वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन आप इस तरीके से बोल सकते हैं, वी आउट अपॉन वी इन, वी आउट अपॉन वी इन, और यहाँ पर ये वोल्टेज गेन जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है लोड ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट, सेम एज इट इज लोड ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट। क्लियर है? और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो रही है किससे, गेन से, जो करंट गेन है। वहीं पर पावर गेन की बात करें तो पी आउट अपॉन पी इन, पी आउट अपॉन पी इन, एंड ये नॉट यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन, नॉट यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन कॉमन कलेक्टर। क्यों? क्योंकि इसका जो करंट गेन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इस वजह से हम इसको एम्पलीफिकेशन में यूज नहीं करते, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? एप्लीकेशन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज और फॉर द इम्पिडेंस, आप ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ये ध्यान रखना है कि कॉमन कलेक्टर को हम एम्पलीफिकेशन में यूज नहीं करते हैं। कोई आपसे पूछे क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो डीसी करंट गेन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से हम यूज नहीं करते। और वो हाई क्यों होता है? क्योंकि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही लो होता है और इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। ड्यू टू दीज 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स है इनकी वजह से ये और इनकी वजह से ही आपका ये देखने को मिलता है। ठीक है? और इस वजह से हम इसको एम्पलीफिकेशन में यूज नहीं करते। ठीक है? चलिए अब रिलेशन देख लेते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट हो जाता है अल्फा और बीटा का। तो अल्फा और बीटा के रिलेशन के लिए अगर हम बात करें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसमें जो करंट होता है आई वो इक्वल्स टू होता है बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के। तो जब बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है तो हमें मिल गया आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। हमें अल्फा डी सी यानी कि करंट गेन ऑफ डी सी पता है, वो क्या है, आई सी अपॉन आई होता है। और जो बीटा है कॉमन कलेक्टर के लिए, तो वहां पर आई सी अपॉन आई बी हो जाता है रेशो। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में अगर मैं आई ई की डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर एक सेकेंड, सॉरी, हाँ आई सी का डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई आई सी ऑन बोथ साइड्स, देन हमें क्या मिलता है, ये मिलेगा हमें। जब हम दोनों तरफ आई सी से डिवाइड करते हैं तो आई ई अपॉन आई सी हो जाएगा, ये आई बी अपॉन आई सी हो जाएगा, ये आई सी से आई सी कट हो जाएगा। ठीक है? ये कट हो गया तो हमें यहाँ से ये 1 मिल गया, ये आपका एज इट इज रहेगा। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें, इसको अल्फा से कंपेयर करें और इसको बीटा से कंपेयर करें, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ये अल्फा का उल्टा वैल्यू दिया हुआ है। मतलब अगर मैं 1 अपॉन अल्फा डी सी लिख लेता हूँ तो वी गेट आई सी, सॉरी, आई ई अपॉन आई सी। वहीं पर अगर मैं इसको 1 अपॉन बीटा लिख लेता हूं तो हमें क्या मिलेगा, आई बी अपॉन आई सी। तो फिर हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन अल्फा डी सी और इसकी जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन बीटा डी सी। ठीक है? तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने बीटा डी सी, तो ये बीटा डी सी की मल्टीप्लाई इधर हुई तो 1 प्लस बीटा डी सी मिल गया अपॉन बीटा डी सी। और यहां से आप अल्फा डी सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसको उल्टा कर देंगे, आप रिवर्स कर देंगे तो अल्फा डी सी और ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे, तो बीटा डी सी
अपॉन 1 प्लस बीटा DC। एक इस तरीके से आप बात कर सकते हैं दोनों में रिलेशन। अगर आप इस 1 को इधर ले आते हैं तो क्या सिनेरियो होगा, 1 इधर आ गया है, अब आप एलसीएम लेंगे अल्फा DC, देन 1 माइनस अल्फा DC आपको यहाँ पर मिलेगा अपॉन अल्फा DC, और बीटा DC की आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको उल्टा कर देंगे दोनों तरफ से, तो बीटा DC इक्वल्स टू अल्फा DC अपॉन 1 माइनस अल्फा DC। तो ये आपका रिलेशन हो जाता है बिटवीन द अल्फा एंड बीटा, यानी कि DC करंट गेन ऑफ द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज फॉर द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन पूछा जाता है बार बार आपसे एग्जाम में, तो आप इसको जरूर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट होती है उसकी इक्वेशन में IE इक्वल्स टू IB प्लस IC होता है, और बस इस इक्वेशन को आपको IC से डिवाइड करना है। फिर आपको जो अल्फा DC की वैल्यू होती है, बीटा DC की वैल्यू होती है, उनके साथ इसको बना लेना है और उन वैल्यूज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेना है, तो वो रिलेशन आपका अल्फा और बीटा में आ जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये आपका बीजेटी वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। अब जो सेकंड टाइप का आपका ट्रांजिस्टर है, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। दोनों टाइप्स JFET और MOSFET यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम JFET की बात करें तो JFET क्या है, टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। JFET is one of the two main type of the field effect transistors, the other being the metal oxide semiconductor field effect transistor. Basic operation क्या है, JFET operates based on the control of the current flow by an electric field। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से करंट के फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं। इट हैज द 3 टर्मिनल्स, सोर्स, ड्रेन एंड द गेट। इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं। चैनल की बात करें तो JFET हैव आइदर द N चैनल और P चैनल कॉन्फ़िगरेशन। इन N चैनल कॉन्फ़िगरेशन या N चैनल JFET, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, while in the P channel JFET होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। JFET इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके हिसाब से करंट के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, तो इसलिए आप कहेंगे कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। मीनिंग द करंट फ्लो बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन टर्मिनल्स इज कंट्रोल बाय द वोल्टेज अप्लाई टू द गेट टर्मिनल। यानी कि जो सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल पर हम मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हम कंट्रोल किससे करेंगे, जो वोल्टेज आपने अप्लाई की है किस पर, गेट टर्मिनल पर, इसलिए इसको आप वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। अभी आपने जो बीजेटी की बात की वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस थी, जिसमें आप करंट को करंट के द्वारा ही कंट्रोल कर रहे हैं। उस यानी कि इसका जो ऑपरेशन है, एम्प्लीफिकेशन ऑपरेशन है, वो किससे कंट्रोल हो रहा है, करंट के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो वो आपकी करंट कंट्रोल डिवाइस हो जाती है। जबकि FET जो है वो एक तरीके से आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मोड ऑफ ऑपरेशंस की। तो JFET ऑपरेट्स इन द 3 मोड्स। फर्स्ट वन इज द कट ऑफ, सेकंड वन इज द सैचुरेशन एंड थर्ड वन इज द पिंच ऑफ। In cutoff, the JFET is non-conducting. In saturation, it's fully conducting. And in the pinch off, there is a control flow of current. मतलब जब हम कट ऑफ रीजन की बात करते हैं तो वो आपका नॉन कंडक्टिंग होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो वो फुल्ली कंडक्ट होता है, और जब हम पिंच ऑफ की बात करते हैं तो उसमें कंट्रोल रहता है फ्लो ऑफ करंट पर। ठीक है, वहीं पर सिंबल एंड पोलैरिटी की बात करें तो द सिंबल ऑफ द JFET इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। अभी हम आगे देखेंगे। फॉर द N चैनल द एरो पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट फ्लो, यानी कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिधर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना। हाई इनपुट इंपिडेंस होता है, यानी कि JFET टिपिकली हैव हाई इनपुट इंपिडेंस, making them suitable for the applications where a high input impedance input is required, such as an amplifier circuit। यानी कि एम्पलीफायर सर्किट में जहां पर हाई इनपुट इंपिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम इसका यूज करते हैं। लो नॉइज होती है, यानी कि JFET आर नोन फॉर देयर लो नॉइज कैरेक्टरिस्टिक, मेकिंग देम यूजफुल इन द एप्लीकेशन वेयर द सिग्नल fidelity इज क्रूशियल सच एज द ऑडियो एम्पलीफायर। जहां पर हमें नॉइज जो नॉइज है उसको हमें कम रखना होता है, प्रायोरिटी होती है, तो वहां पर हम JFET का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नो गेट कैपेसिटेंस की। अनलाइक देखिए इन पॉइंट्स के
हेल्प से मैं आपको पूरे JFET के एक शॉर्ट में कंट्रोल करने की यानी कि एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं पॉइंट्स के माध्यम से। तो जब आप इन सब पॉइंट्स को समझ लेंगे तो आपको पूरा JFET जो है वो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो नो गेट कैपेसिटेंस की बात करते हैं क्योंकि यहां पर एक गेट टर्मिनल होता है तो उसमें कोई भी कैपेसिटेंस नहीं होता। अनलाइक मोस्फेट, JFET डू नॉट हैव ए गेट कैपेसिटेंस, सिंप्लीफाइंग देयर यूज इन द सर्टेन सर्किट डिजाइन। मॉसफेट की को अगर हम देखें तो वहां पर गेट कैपेसिटेंस होता है लेकिन यहां पर नहीं है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात करें तो JFET आर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब अगर टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ तो वो सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेकर, वो भी आपका उसमें भी आपका वेरिएशन हो जाएगा JFET में, विच कैन अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। प्रॉपर थर्मल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन द JFET बेस्ड सर्किट, तो इसलिए प्रॉपर थर्मल मैनेजमेंट की हमें नीड होती है JFET को बनाते समय। ठीक है, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। JFET फाइंड एप्लीकेशन इन द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इंक्लूडिंग द एम्पलीफायर्स, जैसा कि हम BJT से करा रहे थे सिग्नल को एम्पलीफाई, उसका काम करता है। ऑस्किलेटर की तरह यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम यूज करते हैं, एंड हाई इंपिडेंस प्री एम्पलीफायर की तरह भी हम JFET का यूज करते हैं। वाइसिंग की बात करते हैं तो प्रॉपर वाइसिंग इज क्रूशियल फॉर द स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द JFET, मतलब JFET की स्टेबल ऑपरेशन के लिए प्रॉपर वाइसिंग का करना बहुत जरूरी है। आगे, वाइसिंग सर्किट्स आर एम्प्लॉयड टू सेट द JFET इन द डिजायर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की बात कर लेते हैं तो JFET आर कॉमनली फैब्रिकेटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाइक द सिलिकॉन एंड द गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम, इस तरीके के जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं आप उनका यूज करके फैब्रिकेट करते हैं JFET को। तो इसका मतलब PN जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, JFET, मोसफेट, ये सब क्या है आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते तो एक ओवरव्यू मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। हमने एक कोई भी मटेरियल ले लिया है, अगर आप बात करते हैं कि N चैनल्स JFET आप बना रहे हैं तो ये आपका N टाइप सबस्ट्रेट होगा, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है ये किसका है, N टाइप मटेरियल आपने बना लिया। लेकिन चूंकि आप N चैनल JFET की बात कर रहे हैं तो ये आपका P हो जाएगा, ये आपका P हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर इस रीजन में आपने P टाइप की इंप्योरिटीज ऐड की हैं, मतलब कहने का ये है यहां पर आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की, यहां पर आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की, देन हियर बिकम द P रीजन, हियर बिकम द P रीजन, और ये आपका N टाइप है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्लियर, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगी N चैनल के लिए। वहीं पर अगर हम इसको P चैनल JFET की कंस्ट्रक्शन देखें तो ये आपका P ले लेते आप और यहाँ पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करके N बन जाता, यहाँ पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करके N आप बना देते। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर मेटल्स की कुछ प्लेट्स लेयर्स यहाँ पर आपने लगा दी, ओमिक कांटेक्ट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, ये अभी हमने लिखा है, ये चूंकि हम N टाइप चैनल की बात कर रहे हैं तो ये N टाइप हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये P हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे जो ये टर्मिनल हैं, अब यहाँ से आपके 4 टर्मिनल आपको देखने को मिल रहे होंगे, 1 2 3 और 4। लेकिन हम अगर बात करें तो हमारा जो JFET होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, गेट, ड्रेन और सोर्स। लेकिन इसके टर्मिनल 4 होते हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स, और एक को बोलते हैं हम बॉडी या सबस्ट्रेट टर्मिनल। लेकिन जो बॉडी या सबस्ट्रेट टर्मिनल है वो इंटरनली कनेक्ट होता है गेट टर्मिनल से, इस वजह से अब आपका जो JFET है वो 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया, गेट, और सेकंड वन इज ड्रेन, और थर्ड वन इज द सोर्स। तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस आपकी हो जाती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो JFET होता है वो आपका बाइपोलर नहीं होता है। यहाँ पर जो आपका फ्लो ऑफ करंट होगा वो एक मेजोरिटी से ही होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो मेजोरिटी किसकी है, N टाइप की, ये पूरा रीजन N टाइप से है भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो यहाँ पर आप इसको बाइपोलर जंक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। जैसे जैसे आपने कंस्ट्रक्शन पहले स्टेप से की है वही वैसे वैसे आप एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये मिलता है। ये P है, ये P है, ये पूरा सबस्ट्रेट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका N टाइप है। यहाँ पर 3 टर्मिनल हो गए, एक ड्रेन है, एक गेट है और एक सोर्स है। आप इस टर्मिनल को इंटरनली कनेक्ट मानेंगे, यहाँ पर ये इंटरनली कनेक्ट होता है गेट टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया N टाइप JFET। ठीक है, और इसमें आप देखिए सिंबल में तो ये एरो आपका अंदर की तरफ लगा होता है, यानी कि गेट करंट का जो एरो है वो अंदर की तरफ है, तो ये आपका सिंबल हो जाता है JFET का। वहीं पर अगर आप P टाइप या P चैनल की JFET की बात करें तो ये सबस्ट्रेट जो होगा ये कैसा होगा, आपका P होगा। इसमें आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करके इसको N बना लेंगे दोनों साइड, यानी कि ये आपका एक टर्मिनल ड्रेन, गेट और सोर्स टर्मिनल 3 ही रहेंगे, और ये वाला जो टर्मिनल है ये जो, क्योंकि ये गेट है इसी से आपका इंटरनली कनेक्ट रहता है, जिसको हम बॉडी या सबस्ट्रेट टर्मिनल बोल देते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो एरो है वो करंट का बाहर की तरफ रहेगा। क्लियर है, तो ये आपका सिंबल हो गया किसका, एन टाइप और पी टाइप JFET का। ठीक है, क्लियर। चलिए अब कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, अब करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से आपकी मिलती है। वर्किंग के लिए आपको पूरा वीडियो वो जो मैंने डिटेल में बताया हुआ है वो आपको समझना उसको जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर वर्किंग इंक्लूड कर देता तो ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो उसके लिए आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेन रीजन आपका इसी तरीके से रहेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे ही आप इस पे सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं गेट, सोर्स और ड्रेन और सोर्स के बीच में, तो डिप्लीशन लेयर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर क्या होता है, PN जंक्शन बना हुआ है। ठीक है, और ये इस तरीके से आपकी डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है। जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाते हैं डिप्लीशन लेयर, वैसे वैसे कुछ इस सिनेरियो में आपकी बढ़ती है। और इस सिनेरियो में क्यों बढ़ती है, क्योंकि ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, नीचे की तरफ आपकी कम बढ़ रही है। इसका रीज़न भी है, डिटेल में आप वीडियो जरूर देखें, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जिस सिचुएशन में आकर ये डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टच कर जाती हैं वो आपका सप्लाई कहलाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज या पिंच ऑफ सप्लाई आप उसको बोल सकते हैं, जिसपे आपका दोनों पिंच हो गया, एक तरीके से चुटकी की जो, अगर आप चुटकी बजाते हैं और आप अपने दोनों जो फिंगर्स होती है जिससे आप चुटकी बजा रहे हैं, थंब और फिंगर की हेल्प से, तो वो आप देखते हैं, तो इस तरीके से एक पिंच ऑफ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो डिटेल वर्किंग के लिए आप जरूर वीडियो देखें, आपका यूनिट नंबर 2 के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो ये करेक्टरिस्टिक कर्व हो जाएगा इसका JFET का। ठीक है, ये N चैनल JFET का है, ये P चैनल JFET का है। डिफरेंस क्या है, N चैनल JFET में आपका जो गेट वोल्टेज है वो आप निगेटिव फॉर्म में, यानी कि निगेटिवली कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स आप उसमें निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे अपने इंटरनल टर्मिनल से, और इधर आप पॉजिटिव फॉर्म में गेट सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ID को मिली एम्पेयर में, ID को मिली एम्पेयर में मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ओमिक रीजन हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन हो जाएगा, कट ऑफ रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन पॉइंट्स हो जाएंगे जहाँ पर जाकर ब्रेकडाउन मिलेगा। क्लियर, तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आपकी करेक्टरिस्टिक्स है, N चैनल के लिए या P चैनल के लिए। अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ इस करेक्टरिस्टिक को, तो N चैनल JFET के को अगर आप ध्यान से देखें तो जब आपका BGS यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब सॉरी घट रहा है, तो वैसे वैसे जो करंट का फ्लो है वो ब्रेकडाउन पॉइंट जो है वो भी पास आता जा रहा है ना, यानी कि VDS जो यहाँ पर ये अवेलेबल है ये कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। यहाँ पर आप ये देखिए VDS जो है इस पर अगर आप देखें ये वेरी हो रही है, ये कांस्टेंट कर दिया आपने, +4 वोल्ट, +3 वोल्ट, +2 वोल्ट, +1 वोल्ट, 0 वोल्ट। इससे क्या हो रहा है, जो फ्लो करंट है वो चेंज हो रहा है। ये करंट देख रहे होंगे यहाँ पर मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला, और फिर उसके वेरिएशन से जो VDS आपने अप्लाई किया है उसके वेरिएशन के हिसाब से ये जो ब्रेकडाउन पॉइंट्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये करेक्टरिस्टिक कर्व हो जाता है N चैनल और P चैनल के लिए। जब यहीं पर अगर हम BJT और JFET के कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे टाइप है तो BJT इज एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, JFET जो है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। करंट जो है यानी कि BJT यूज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरियर्स, यानी कि NPN और PNP कोई सा भी आप ले लीजिए, दोनों में आपका ड्यू टू द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से करंट का फ्लो होता है। जबकि आपका यहाँ पर जो फ्लो होगा वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी में
होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से केवल और केवल एक ही चार्ज की वजह से करंट का फ्लो यहाँ पर देखने को मिलता है। वोल्टेज रिक्वायर जो होती है, रिक्वायर ए स्मॉल बेस करंट टू कंट्रोल द लार्ज करंट। ठीक है, यहां पर क्या है वोल्टेज रिक्वायरमेंट की, तो रिक्वायर ए वोल्टेज अप्लाई टू द गेट टू कंट्रोल द करंट फ्लो बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन एलिमेंट। यहां पर मतलब कहने का है ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वोल्टेज गेन जो है वो हायर होता है, जबकि यहां पर वोल्टेज गेन जो है वो लोअर होता है कंपेयर टू द बीजेटी। पोलरिटीज में एनपीएन और पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहाँ पर एन चैनल और पी चैनल कॉन्फ़िगरेशन ही आपको देखने को मिलती है। वाइसिंग की बात करें तो रिक्वायर केयरफुल वाइसिंग फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन, मतलब किस तरीके का ऑपरेशन आप बीजेटी से चाहते हैं उसके हिसाब से वाइसिंग यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर इजी होती है वाइसिंग कंपेयर टू द बीजेटी एंड सेल्फ वाइसिंग इज पॉसिबल इन सम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सेल्फ वाइसिंग की भी फैसिलिटी आपको जेएफईटी प्रोवाइड कराता है अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो। टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात करें तो मोर टेम्परेचर सेंसिटिविटी होता है देन द जेएफईटी। जेएफईटी भी होता है लेकिन वो लेस रहता है कंपेयर टू द बीजेटी। ठीक है, क्योंकि यहां पर हाई इसलिए बोला जा रहा है, स्टार्टिंग में जब बीजेटी को मैंने बताया था तो वहां पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल्स हैं उनकी वजह से भी करंट फ्लो होता है, इसीलिए ये क्या है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है बच्चों। और जैसे ही करंट में मतलब टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में चेंजेस आ जाएंगे और उस वजह से आपका करंट में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जेएफईटी के कंपैरिजन में बीजेटी हाई टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। स्विच स्पीड की बात करें तो जनरली फास्टर स्विच स्पीड होती है कंपेयर टू द जेएफईटी और इसकी थोड़ा स्लो होती है कंपेयर टू द बीजेटी। एप्लीकेशन की बात करें तो कॉमनली यूज इन द एप्लीकेशन रिक्वायर फॉर द हाई करंट एम्पलीफिकेशन सच एज द पावर एम्पलीफायर्स, वहां पर आप इसका यूज करते हैं जहां पर हाई करंट एम्पलीफिकेशन की नीड होती है। कॉमनली यूज इन द लो पावर high impedance applications such as in the pre-amplifiers where low noise circuit is needed, यानी कि जहां पर लो नॉइज की नीड है, यानी कि आपका सर्किट जो है आउटपुट पर नॉइज कम क्रिएट करे, वहां पर आप जेएफईटी का यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हो गई, तो ये कंपैरिजन हो गया बीजेटी और जेएफईटी के बारे में। ठीक है, हर टाइप में कंपैरिजन आप जरूर करके जाना, कंपैरिजन की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप अगर पॉइंट के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो बेहतर रहता है, टाइम मैनेजमेंट उसमें बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज बीजेटी आप एक्सप्लेन कर दें, जेएफईटी एक्सप्लेन कर दें पैराग्राफ की फॉर्म में, तो वो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करते हुए अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता है और उसमें आपका समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपसे कोई कंपैरिजन पूछा जाता है तो कोशिश करें आप उसको इस कंपैरिजन फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से उसको आप कंपेयर करके बताएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मॉसफेट की। तो ये जेएफईटी के बारे में हो गया है, अब हम मॉसफेट की बात कर लेते हैं, यानी कि जो नेक्स्ट टाइप का आपका ट्रांजिस्टर होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो द टर्म मॉसफेट इज यूज्ड टू रेफर द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इट इज ए particular type of field effect transistor that is frequently used in the electronic circuits due to how rapidly and effectively it can switch and amplify the electric signal। मतलब MOSFET जो है वो एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है और पर्टिकुलरली इसका यूज जो ज्यादा किया जाता है वो किस वजह से किया जाता है, क्योंकि ये इफेक्टिवली स्विच कर जाता है या फिर एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को रैपिडली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी स्पीड है बीजेटी और एफईटी के कंपैरिजन में ज्यादा है, जेएफईटी के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, तो मॉसफेट टर्मिनल्स आर गेट सबस्ट्रेट बॉडी, जैसा कि अभी हमने जेएफईटी में देखा था, ड्रेन एंड सोर्स। तो चार तरीके की टर्मिनल ही यहां पर रहते हैं। तो गेट मतलब गेट, बॉडी या सबस्ट्रेट टर्मिनल, ड्रेन और सोर्स। जो बॉडी या सबस्ट्रेट टर्मिनल है वो इंटरनली कनेक्ट रहता है। ठीक है, द गेट इज ए मेटल इलेक्ट्रोड सेट ऑफ फ्रॉम द सेमीकंडक्टर मटेरियल बाय ए इंसुलेटिंग लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मतलब गेट टर्मिनल जो है वो आपका अटैच रहता है एक इंसुलेटिंग लेयर जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की होती है उसके साथ। whereas the source and drain are doped region in the semiconductor materials, जबकि सॉरी जबकि सोर्स एंड ड्रेन जो होते हैं वो डॉप्ड रीजन रहते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में। अब
जो गेट टर्मिनल होता है वो क्यों इंसुलेट रहता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, वो जब अभी मैं डायग्राम आपको आगे समझाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा क्यों रहता है। मोस्फेट फंक्शन सिमिलर टू ए टिपिकल जेएफईटी, फंक्शनिंग जो रहती है वो मुख्यतः जो एफईटी है आपका जेएफईटी उसके तरीके से ही आपकी मोस्फेट की रहती है। व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट टर्मिनल, द सेमीकंडक्टर चैनल between the source and drain terminals conductivity change create an electric fields, यानी कि जैसे ही हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो चैनल जो कि सोर्स एंड ड्रेन के बीच में बना हुआ है वहां पर कंडक्टिविटी चेंज होती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। द मोस्फेट कैन फंक्शन एज ए स्विच, मोस्फेट फंक्शन की तरह फंक्शन करता है स्विच की तरह और एम्पलीफायर की तरह डिपेंडिंग ऑन द गेट बायस वोल्टेज, और ये डिपेंडिंग किस पे करेगा कि आपने गेट पर किस तरीके की बायसिंग अप्लाई की है। ठीक है, सेम एज इट इज जैसा कि जेएफईटी में होता है। वहीं पर मोस्फेट हैव वेरियस एडवांटेजेस ओवर अदर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, दैट मीन्स फॉर कंपेयर टू द बीजेटी एंड जेएफईटी अगर हम बात करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं उनको देखते हैं, जैसे कि इट प्रोवाइड्स सच एज हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो पावर कंजम्पशन, फास्टिंग स्विचिंग, है ना, यानी कि हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, लो पावर कंजम्पशन होती है और फास्ट स्विचिंग स्पीड होती है। MOSFET कैन ऑल्सो बी मेड इन स्मॉलर साइज देन द अदर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब बीजेटी जो ट्रांजिस्टर था वो तो ऑलरेडी एक कॉम्पैक्ट साइज का था, लेकिन उससे भी छोटे साइज में आपका MOSFET डिजाइन किया जाता है, विच मेक्स देम सुटेबल फॉर द यूज इन द हाई सेंसिटिविटी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि जो आईसीज हैं जिसमें हाईली सेंसिटिविटी की नीड होती है उसमें आपके MOSFET इजीली यूज कर लिए जाते हैं ड्यू टू द कॉम्पैक्ट साइज कंपेयर टू अदर ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू द बीजेटी एंड जेएफईटी MOSFET की, जिस वजह से इसको ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं जेएफईटी और MOSFET में। सिंबॉलिकली अगर आप देखें तो ये जेएफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में उसके सिंबल दिए हुए हैं एन चैनल और पी चैनल की। यहाँ पर अगर एन चैनल और पी चैनल की बात करें तो कुछ इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये आपका हो जाता है एन चैनल पी चैनल टाइप MOSFET। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब MOSFET भी दो तरीके के होते हैं, एक एनहेंसमेंट टाइप MOSFET होता है, एक डिप्लीशन टाइप MOSFET होता है। एनहेंसमेंट मोड टाइप में भी आपका पी चैनल होता है, एन चैनल होता है, और डिप्लीशन टाइप MOSFET में भी आपका पी चैनल होता है और एन चैनल होता है। दोनों टाइप के MOSFET एनहेंसमेंट और डिप्लीशन अलग अलग वीडियो में डिटेल में पी चैनल और एन चैनल दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की थोड़ा सा। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं हम यहाँ पर, अगर ये हमारा एन टाइप अगर हम माने तो ये अगर एन टाइप का सबस्ट्रेट है और इसमें हमने यहाँ पर डोपिंग कराकर इसको पी बना लिया है, इसको पी बना लिया है, जैसा थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था पढ़कर कि यहाँ पर आप जो गेट और वो सॉरी सोर्स और ड्रेन टर्मिनल है, क्योंकि ये आपका सोर्स टर्मिनल है ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, तो सोर्स और ड्रेन टर्मिनल जो है वो डोपेंड होते हैं, लेकिन जो गेट टर्मिनल होता है, ये जो गेट टर्मिनल है बच्चों, इसको आप ये जो रीजन है ये येलो कलर में आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मेटल से क्या होता है कनेक्ट रहता है, मतलब आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे एन टाइप से, इसके गेट टर्मिनल के और इस सबस्ट्रेट के बीच में आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर एक लगा देते हैं, जिस वजह से इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेटल जो कि मेटल ऑक्साइड है उसकी लेयर लगी होती है बिटवीन द सबस्ट्रेट और द गेट टर्मिनल। वहीं पर जो बॉडी टर्मिनल है या सबस्ट्रेट टर्मिनल है वो आपका सोर्स टर्मिनल से क्या होता है इंटरनली कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट या बॉडी टर्मिनल रहता है जो इंटरनली सोर्स टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, वहीं पर अब इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर ये P है और ये P है, बीच में ये N का रीजन है पूरा, तो अब जब तक यहां पर जंक्शन क्रिएट नहीं होगा और आपस में ये दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा सोर्स और ड्रेन के बीच में, तब तक कैसे ये वर्क करेगा। तो इसके लिए आप यहां पर बच्चों
सोर्स और गेट के बीच में एक सप्लाई देते हैं, दैट्स कॉल्ड द बीजीएस। और इस बीजीएस का काम केवल इतना होता है कि ये बीजीएस इन दोनों पी के बीच में एक रास्ता प्रोवाइड कराता है, एक पाथ बना देता है, जो कि आप यहां पर देख रहे होंगे। ये पी है, ये पी है। अब ड्यू टू दिस बीजीएस इन दोनों पी टर्मिनल्स के बीच में, यानी कि इस सोर्स और ड्रेन टर्मिनल के बीच में एक रास्ता मिल गया है। जब ये रास्ता मिल गया तो अब आपका जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो आपका वर्क करने लगेगा। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। जब तक ये रीजन या ये लेयर नहीं बनेगी तब तक ये वर्क नहीं करता। तो यानी कि यहां पर VGS हम अप्लाई करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल। अब यहां पर वही प्रोसेस, डिप्लीशन लेयर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, है ना। तो ये आप यहां पर पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्किंग, फिर आप जैसे ही सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे बिटवीन द गेट एंड ड्रेन या गेट टू सोर्स, वो उस तरीके से आपका वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा फॉर एन टाइप या पी टाइप एनहेंसमेंट या डिप्लीशन टाइप मोसफेट। तो ये अभी हम एनहेंसमेंट टाइप की बात कर रहे हैं, ई टाइप, और उसमें भी ई टाइप में मैंने जो लिया है वो एन टाइप है। तो अगर आप यहाँ पर पी टाइप सबस्ट्रेट ले लेंगे, ये अगर पी ले लें, हम यहाँ पर एन ले लें, यहाँ पर एन ले लें, तो वो आपका पी टाइप एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट हो जाएगा, ठीक है। अब एनहेंसमेंट और डिप्लीशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम आउटपुट ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं ई मोसफेट की। चाहे आप एन चैनल की बात कर लें या पी चैनल की बात कर लें, तो कुछ इस तरीके से रहता है। बस डिफरेंस जो होगा वो गेट सोर्स टर्मिनल का रहता है। जो वोल्टेज आप वहां पर अप्लाई कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका एन टाइप और पी टाइप चेंज हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए तो ये पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पर ये निगेटिव सप्लाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइप ऑफ मोसफेट चेंज हो जाएगा एन चैनल और पी चैनल का, ठीक है। क्लियर हुआ। अदरवाइज BDS यहाँ पर है, BDS यहाँ पर है, वो वेरी कर रहा है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर तीनों रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन। क्लियर। चलिए, ये जो रीजन है ये ओमिक रीजन होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ओमिक रीजन हो जाता है। चलिए, अब डिप्लीशन मोड टाइप मोसफेट की हम बात कर लेते हैं। ये क्यों डिफर है आपका एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट से। अब यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन को देखें तो आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। ये आपका बेटा सोर्स टर्मिनल है, ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है। ये अगर मैं एन ले लेता हूं, एन टाइप सबस्ट्रेट, ठीक है। ये मैंने पी टाइप सबस्ट्रेट लिया, ये पी टाइप सबस्ट्रेट है। अब इस इन दोनों पी के बीच में ऑलरेडी जो रास्ता दिया हुआ है, यानी कि यहां पर रास्ता पहले से ही गिवन है, पहले से ही फैब्रिकेटेड है। तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि सोर्स और ड्रेन के बीच में कोई भी सप्लाई नहीं दी है, तब भी आपका एक रास्ता पहले से ही बना हुआ है, जिस वजह से आपका डिप्लीशन मोड मोसफेट डिफर होता है एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट से। जबकि ये रास्ता अगर आप एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट की बात करें तो वहां पर हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, जबकि यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है। तो यही डिफरेंस होता है डिप्लीशन टाइप मोसफेट में और एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट में। इन डिप्लीशन टाइप मोसफेट चैनल इज प्री बुल्ट इन द मोसफेट, यानी कि इन दोनों पी के बीच में जो चैनल है वो ऑलरेडी बना हुआ है पहले से ही। इन दिस टाइप ऑफ मोसफेट वी अप्लाई ए गेट सोर्स वोल्टेज, यानी कि गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे टू टर्न ऑफ द मोसफेट, मॉसफेट को टर्न ऑफ करने के लिए करेंगे। क्योंकि पहले से ही रास्ता बना हुआ है तो ये ऑलरेडी क्या रहता है, ऑन रहता है ना। यहां पर आप जब भी इसको ऑफ करना चाहें तो आपको पहले गेट और सोर्स के बीच में सप्लाई देनी होगी, देन ये नॉर्मली क्लोज में जाएगा। द डिप्लीशन मोड मोसफेट इज नियरली इक्वल टू द नॉर्मली क्लोज स्विच। This MOSFET is always in on condition when we apply the voltage difference between the drain and source current। मतलब ड्रेन और सोर्स के बीच में जब हम सप्लाई दे देते हैं तो अगर सोर्स और गेट के बीच में सप्लाई नहीं है तब भी ये आपका ऑन रहेगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आपका ड्रेन और सोर्स के बीच में बना हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए आप,
ये ड्रेन टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है, इनके बीच में ऑलरेडी रास्ता है, तो इसलिए ये ऑलरेडी ऑन रहेगा अगर हम ड्रेन और सोर्स के बीच में सप्लाई प्रोवाइड करा देते हैं। विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द मोसफेट। क्लियर हुआ? तो ये डिप्लेशन टाइप मोसफेट इस तरीके से डिफर है एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप समझ सकते हैं। ड्रेन सोर्स वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है और VGS जो है वो आपका -3 वोल्ट है, -1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। तो जो आपका डिप्लीशन टाइप मोसफेट है वो डिप्लीशन मोड एज वेल एज एनहेंसमेंट मोड दोनों में काम करता है। अगर आप VGS को 0 से ऊपर लेंगे तो इट बिहेव एज ए एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट, और अगर आप इसको VGS को 0 से नीचे लेंगे, बिलो लेंगे, तो इट बिहेव लाइक ए डिप्लीशन टाइप मोसफेट, यानी कि डिप्लीशन मोड में काम करेगा। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि डिप्लीशन टाइप मोसफेट कब डिप्लीशन मोड में काम करेगा, तो जब आप गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है वो निगेटिव यानी कि 0 से बिलो रखेंगे, और जब आप उसको अबव 0 कर देंगे तो वो एनहेंसमेंट मोड में पहुंच जाएगा। ये VI कैरेक्टरिस्टिक यही शो करती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कुछ पैरामीटर्स को लेकर बिटवीन द डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप। सिंबल की बात करें तो बहुत अच्छे से आप सिंबल देख रहे होंगे यहाँ पर। एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट में ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये आपका ऑलरेडी चैनल बना हुआ नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंबल में ये डिफरेंस होता है। अगर चैनल की आप बात करें तो एग्जिस्ट परमानेंटली चैनल रहता है, यहाँ पर चैनल बनाना पड़ता है V और G मतलब VGS के बीच में सप्लाई देकर। सप्लाई आप प्रोवाइड कराएंगे तभी आपका चैनल क्रिएट होगा। ठीक है, ऑपरेशन की बात करते हैं तो कैन बी ऑपरेट इन द डिप्लीशन मोड एज वेल एज द एनहेंसमेंट मोड, जबकि ये केवल और केवल ऑपरेट करता है एनहेंसमेंट मोड में। और करंट फ्लो की बात करें तो ड्रेन करंट फ्लो ऑन एप्लीकेशन ऑफ द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, दैट मीन्स यहाँ पर VGS जो रहता है वो 0 रहता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले ही चैनल बना हुआ है। यहाँ पर VGS तब आप अप्लाई करते हैं जब चैनल की नीड है, तो दैट मीन्स यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट जो है वो VGS 0 होने पर भी फ्लो ऑफ करंट होता है। VGS कब आप अप्लाई करते हैं? जब आपको अपने डिप्लीशन टाइप मोसफेट को ऑफ करना हो। ठीक है, वहीं पर प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ड्रेन टू सोर्स एट द VGS 0। जब तक यहाँ पर VGS नहीं अप्लाई करेंगे तो चैनल क्रिएट नहीं होगा, और जब तक चैनल क्रिएट नहीं होगा बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल तो यहाँ पर करंट कुछ भी फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स 0 करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये डिफरेंस है डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट में। चलिए आगे बात कर लेते हैं BJT और FET के बीच में कंपैरिजन। ये कंट्रोल मेथड की बात करें तो यहाँ पर इनपुट करंट कंट्रोल करता है, यहाँ पर वोल्टेज के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो FET है वो दोनों को लेकर चल रहा है, JFET और मोसफेट। हमने अभी पीछे कंपैरिजन BJT और JFET में किया था, तो सिमिलरली आपको लगेगा, है ना। तो अगर हम बात करें बायस टाइप ऑफ इनपुट सर्किट एट एक्टिव मोड, तो फॉरवर्ड बायस इन बेस एंड एमिटर जंक्शंस, जबकि एक्टिव मोड में यहाँ पर रिवर्स बायसिंग होता है सोर्स एंड गेट जंक्शन। गेन की बात करें तो एग्जांपल वोल्टेज गेन है, यहाँ पर म्यूचुअल कंडक्टेंस होता है। नॉइज लेवल की बात करें तो यहाँ पर हाई होती है जबकि यहाँ पर लो होती है। डिपेंडेंसी इन द टर्म ऑफ द कैरियर एंड इन टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, तो यहाँ पर आपका it depends on the majority as well as the minority carriers, but it depends only on the majority carriers of the one type। अगर n टाइप है या p टाइप है तो n टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी यानी कि उन पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पर होल्स पर डिपेंड करेगा फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। नेम बाइपोलर, इसी वजह से इसको नेमिंग दी जाती है बाइपोलर, और इसको यूनिपोलर दिया जाता है। वहीं पर डिपेंडेंस ऑन द ट्रांजिस्टर वर्क, तो द माइनॉरिटी कैरियर्स इंजेक्टेड अक्रॉस द फॉरवर्ड वोल्टेज इन द जंक्शन, जबकि कंट्रोल्ड विद द डिप्लीशन रीजन विड्थ इन द चैनल बाय रिवर्स बायसिंग, है ना। यहाँ पर इसको कंट्रोल किस वजह? डिप्लीशन रीजन के विड्थ के हिसाब से कंट्रोल होता है। करंट ऑन द पार्ट्स, यानी कि करंट मूव बिटवीन द एमिटर एंड बेस एंड द कलेक्टर, जबकि यहाँ पर करंट मूव करती है केवल और केवल सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल के बीच में। इनपुट
इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें, जब भी तो हम मोस्फेट में अगर डिप्लीशन देखें, डिप्लीशन रीजन में, तो उसमें ऑलरेडी चैनल बना हुआ है बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन, तो वहां पर करंट फ्लो रहता है। लेकिन अगर हम एनहेंसमेंट टाइप मोस्फेट की बात करें तो उसमें हमें चैनल क्रिएट करना पड़ता है, और जब तक चैनल क्रिएट नहीं करते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता है ना। इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो लो रहता है फॉरवर्ड बायसिंग में, यहाँ पर हाई रहता है ड्यू टू द रिवर्स बायसिंग, क्योंकि रिवर्स बायसिंग अप्लाई कर रहे हैं गेट और सोर्स टर्मिनल पर। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस होता है और ये बेस्ट होता है, मतलब थर्मली ये सेंसिटिव होता है ज़्यादा, इसलिए इसकी थर्मली सेंसिटिविटी लेस बताई गई है बीजेटी की कंपेयर टू द एफईटी। ठीक है, क्लियर हुआ। ये कंपैरिजन था बिटवीन द बीजेटी एंड एफईटी, और ये कंपैरिजन है बिटवीन द बीजेटी एंड मोस्फेट, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी इज ए बाइपोलर डिवाइस, क्योंकि यहाँ पर जो करंट का फ्लो होता है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से होता है। मोस्फेट एक यूनिपोलर डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो होता है। इनपुट इंपिडेंस जो है वो लो होता है, इसका इनपुट इंपिडेंस हाई होता है। बीजेटी आर मोर कॉमनली यूज इन द लो करंट एप्लीकेशंस, जबकि ये हाई पावर एप्लीकेशंस में मोस्फेट यूज किए जाते हैं। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज लो, इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लो होती है, इसकी फास्ट होती है, यानी कि इसमें स्विच करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द बीजेटी। बीजेटी हैज़ हाई स्विचिंग लॉसेज एंड लो कंडक्शन लॉसेज, मतलब बीजेटी में जो है स्विचिंग लॉसेज कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये और लो कंडक्शन लॉसेज देखने को मिलते हैं, जबकि मॉसफेट में जो हाई कंडक्शन लॉसेज हैं और लो स्विचिंग लॉसेज देखने को मिलते हैं। मतलब बीजेटी में जो स्विचिंग स्पीड होती है वो कम होती है, इस वजह से जो स्विचिंग में लॉसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि इसकी स्विचिंग स्पीड हाई होती है तो इसमें लो स्विचिंग लॉसेस देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पर लो कंडक्शन लॉसेस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हाई कंडक्शन लॉसेस देखने को मिलते हैं। इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। वहीं पर बीजेटी एग्जिबिट्स ए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि बीजेटी जो है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करती है रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, हैंस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन द पैरेलल मोड, जबकि मोस्फेट एग्जिबिट करता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को ऑफ द रेजिस्टेंस, इस वजह से इट कैन ऑपरेट इन द पैरेलल सिचुएशन, या पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप मोस्फेट को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाई गेन रहता है, लो बैंडविड्थ रहती है, लो गेन रहता है, लार्ज बैंडविड्थ रहती है। तो ये कंपैरिजन हो गया बिटवीन द बीजेटी एंड द मोस्फेट। तो आई होप हर तरीके का कंपैरिजन मैंने यहाँ पर आपको करा दिया है। इन सब कंपैरिजन को समझकर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एक दूसरे से ये सारे डिवाइसेस डिफर होते हैं। क्लियर हुआ, क्योंकि ये सब टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ही हैं, तो कैसे कुछ पैरामीटर्स एक दूसरे के डिफर होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये कंपैरिजन पूछे जाते हैं तो आप सारे कंपैरिजन को बहुत अच्छे से करेंगे, और जब भी आपसे कंपैरिजन पूछा जाए तो आप कोशिश करें कि आप इस तरीके से ही एक साथ कंपेयर करके दिखाएं। अदरवाइज अगर आपको नहीं याद आ रहे हैं पॉइंट्स तो आप सिंपल उसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी डिस्क्राइब करके दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो इस सिचुएशन का होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आज यूनिट नंबर 2 जो था आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा, और ट्रांजिस्टर्स के जो तीनों टाइप्स थे वो हमने आज यहाँ पर कवर कर लिए हैं। वो आप चाहे बीजेटी की बात करें, चाहे आप जेएफईटी की बात करें, और चाहे आप मॉसफेट की बात करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। एक ओवरव्यू हर तरीके से हर पॉइंट पर हमने बात करने की कोशिश की है। अगर आपको पूरा डिटेल में टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। वन शूट में जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ने की कोशिश नहीं की है, तो वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड की हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा है उसके लिए आप एक कमेंट जरूर करेंगे, अपना प्यारा सा कमेंट आप सेक्शन में जरूर कमेंट करके लिखेंगे, और साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन सब के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि सभी बच्चे इस एक बेहतरीन सेशन का लाभ उठा सके और एग्ज़ाम टाइम में अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सके। जब एग्ज़ाम उनका होगा तो एक छोटे से समय में पूरी यूनिट का ओवरव्यू लेना और एक डिटेल में ओवरव्यू लेना उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा।
ठीक है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं और बेहतर रिजल्ट आपका इस वीडियो का तब मिलेगा जब इससे पहले आप एक पीएन जंक्शन बाइसिंग करके मैंने एक मास्टर वीडियो अप्लाई मतलब प्रोवाइड कराई है आपको अपने चैनल पर, उसको जरूर देखिए आप। उसको देखने के बाद आप जो ये वर्किंग है इन सब टाइप के ट्रांजिस्टर की या डायोड की, वो सब आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्या आपको लिखना है इतनी समझ आपको बन जाएगी, यानी कि एक कॉमन एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपका थैंक यू अगेन मैं करना चाहूंगा हम पर इतना विश्वास बनाए रखने के लिए हर बार की तरह, और साथ ही साथ सहयोग करने के लिए भी, क्योंकि मैं आपसे कहता रहता हूं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, तो आप वीडियो को शेयर भी करते हैं, क्योंकि वो जब हम एनालाइज करते हैं सारी चीज़ें और बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स, चाहे आप टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिए, चाहे आप यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ जो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं, हम उसमें सक्सेस हैं। यानी कि एक एग्जाम को देखते हुए, एक बच्चे के को देखते हुए हम एक बेहतर तैयारी आपकी करा रहे हैं। तो उसके लिए आप ऐसे ही सहयोग करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वन शूट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।